इसको नहीं दिख रहा है। वीडियो में प्रॉब्लम है, देखने में प्रॉब्लम है। तुम्हारे अलावा और कोई इसको नहीं दिख रहा है? तुम्हारे अलावा और कोई है जिसको नहीं दिख रहा है? दिख रहा है तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम लोग बहुत टाइम हम लोग ऑलरेडी बहुत निकाल चुके हैं और हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सवाल है तुम लोगों का कि सर किस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आता है? देखिए एग्जाम में वेटेज कुछ इस तरीके से है कि चैप्टर 1 से आप ये मान के चलो कि तुम्हारे पास 6 चैप्टर है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो चैप्टर 1 से तुम ये मान के चल सकते हो कि ऑलमोस्ट लगभग 10 मार्क्स का तुमको चैप्टर 1 से दिख जाएगा। उसके बाद चैप्टर 2 में 70 में चैप्टर 2 से ये मान सकते हो कि लगभग 15 मार्क्स का तुमको चैप्टर 2 से दिख जाएगा और 15 मार्क्स का चैप्टर 3 से दिख जाएगा। ठीक है, तो 15 15 30 10 40 हो गया। 30 नंबर में तुम ये मान लो कि लगभग 12 से 15 मार्क्स के बीच में चैप्टर 5 से और लगभग 8 से 10 मार्क्स के बीच में चैप्टर 4 से और 8 से 10 मार्क्स के बीच में चैप्टर 6 से। यानी चैप्टर 1 2 3 और 5 इस 4 चैप्टर का एग्जाम में लगभग 70 to 80% वेटेज जो है इसी चारों चैप्टर का होता है। ठीक है, इस 4 चैप्टर अगर आप करके जाते हैं तो एग्जाम में आप ऑलमोस्ट मतलब आप ये मान के लो कि 80% क्वेश्चन तो आप बना के आएंगे विथ ऑब्जेक्टिव। उसके बाद अगर चैप्टर 4 में एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है तो बेसिकली तुमसे पूछेगा जो सिंगल फेज एनर्जी मीटर है। ठीक है, जो सिंगल फेज एनर्जी मीटर है उस सिंगल फेज एनर्जी मीटर का सबसे पहले आपको पूछ लेगा वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन। वर्किंग प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन सिंगल फेज एनर्जी मीटर का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में 6 नंबर लाना है, सॉलिड 6 नंबर लाना है, तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ के जाइए। एग्जाम में सॉलिड आ जाएगा, 6 नंबर का सवाल आपको एग्जाम में सॉलिड दिख जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ के जाइए, एग्जाम में आपको ये सवाल पूछने का बहुत ज्यादा संभावना रहेगा। ओके, चलिए अब तो चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड कंप्लीट हम लोग स्टडी कर चुके हैं, कंप्लीट हम लोग रिवीजन भी कर चुके हैं। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड में किन्हीं को भी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। एनीबॉडी हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क। चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड में किसी को कोई डाउट है तो बताइए। फर्स्ट सेकंड थर्ड में शशि रंजन, नो सर, किसी को भी कोई डाउट है बताइए। हम यहाँ पे आपके मैसेज को देख पा रहे हैं। साउंड कुछ इशू हो रहा है इसलिए साउंड मेरे को नहीं आ रहा है, साउंड का कुछ इशू हो रहा है, खैर उसको हम लोग अगले लेक्चर में उसको ठीक कर लेंगे। आज बताइए, आज आपको कोई दिक्कत है? नो सर। एक बोलो तो कोई देखिए अब साउंड आता है कि नहीं। हाँ सर। हेलो सर। स्क्रीन पर बड़ा करके दिखाएं पीडीएफ को। आ रहा है सर आवाज। अब ठीक है, अब चलो दूसरे ऐप में चलते हैं, यहाँ पे बोलिए आपको सर। ज्यादा अच्छे तरीके से दिखेगा। अब देखो, अब स्क्रीन ठीक दिख रहा है सर? क्वाड्रेंट में दिख रहा है, क्वाड्रेंट में दिख रहा है मतलब अरे स्क्रीन देखने में ही प्रॉब्लम है। लोगों को स्क्रीन देखने में भी प्रॉब्लम है। अब तो देखो स्क्रीन पूरा फुल स्क्रीन आ रहा है तुम्हारे ऊपर, यहाँ पर सामने। फिर हाँ, कैलिब्रेशन ऑफ सिंगल फेज एनर्जी मीटर यूजिंग डायरेक्ट लोडिंग मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है क्या सर? देखो मोस्ट वीवीआई तो नहीं है, कैलिब्रेशन के बारे में कहा जाए तो मोस्ट वीवीआई नहीं है। अगर आने की तो बहुत कम संभावना है, फिर भी पढ़ के जाते हो तो ठीक है।
कह रहा है सर मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर बता दीजिए। ठीक है, मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर तो चैप्टर 3 में ही बताए थे। ठीक है, वही ना पूछे अभी कि चैप्टर 1, 2, 3 तक में कोई प्रॉब्लम है आप पूछिए। आप लोग बोलेंगे सर चैप्टर 1, 2, 3 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैप्टर 4 में आए। देखो मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर सुन लो, मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर के बारे में। मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर क्या होता है बेसिकली, हम लोग पढ़ा होगा पावर जनरेशन में कि हम लोग अपने घर में क्या करते हैं, हम लोग अपने घर में जब सप्लाई लेते हैं, इलेक्ट्रिकल सप्लाई लेते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई या तो आप 1 किलोवाट का सप्लाई लेते हैं या आप 2 किलोवाट का सप्लाई लेते हैं या आप 3 किलोवाट का सप्लाई लेते हैं। कुछ इस तरीके से आप सप्लाई लेने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो आप 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट का आप सप्लाई ले रहे हैं, ये आपके घर का मैक्सिमम डिमांड है। ये आपके घर का क्या है, मैक्सिमम डिमांड है। सर बहुत छोटा स्क्रीन दिख रहा है, तो अरे तुम अपने स्क्रीन को पिन कर लो, बड़ा हो जाएगा। तुम अपने स्क्रीन को पिन कर लो, बड़ा हो जाएगा। मेरे व्हाट्सएप पे भेजा है, क्या भेजा मेरे व्हाट्सएप पे, फोटो। व्हाट्सएप पे फोटो मत भेजो, तो व्हाट्सएप अभी हम यूज कर नहीं रहे हैं, अभी हाँ तुम लोग क्लास ले रहे हैं तो व्हाट्सएप यूज हो नहीं रहा है। ठीक है, अभी जो भी क्वेश्चंस है क्वेश्चंस को, अरे हाँ फुल स्क्रीन पे भी क्लिक करो, बड़ा हो जाएगा वो। ठीक है, इसमें इतना क्या टेंशन लेना है, तुम लोग घुस क्या रहे, हाँ मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर के बारे में बता रहे थे। या तो मैक्सिमम डिमांड या तो फुल स्क्रीन को कर लो या उसको पिन कर लो, पिन करने के बाद अपने आप बड़ा हो जाएगा, और फुल स्क्रीन कर लोगे तो पूरे स्क्रीन में आएगा वो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब किसी को जोड़ेंगे नहीं, बहुत जोड़ लिए, अब अभी तक जुड़ने के लिए आ रहा है। कौन है ये अंकित रॉय? बाबू अंकित रॉय, क्यों क्लास डिस्टर्ब कर रहे हो? बता रहे हैं इसको प्रॉब्लम है, तुम भी यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके दिखा रहे हो, तो स्क्रीन ऑफ करो। अंकित रॉय, गुड। चलिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या, मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर के बारे में। अब क्लास डिस्टर्ब मत कीजिए, अब सिर्फ डाउट्स आप पूछिए, डाउट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, उससे ज्यादा हम लोग उसके आगे कोई और बात नहीं होगा। ठीक है, डाउट्स को, प्रॉब्लम को, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, जो भी डाउट्स आएंगे उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। यहाँ पर बात कर रहे थे हम लोग मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर का। इसका बात कर रहे थे, मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर। अब ये मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर क्या होता है सर? अभी आपको बताया कि हम लोग अपने घर में 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट का लाइन लेते हैं। ठीक है, ये जो 1, 2, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट का लाइन ले रहे हैं हम लोग, ये लाइन क्या है आपका सर, कि बेसिकली इससे ज्यादा सप्लाई आप अपने घर में यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप अगर अपने घर में 1 किलोवाट का सप्लाई लिए हैं, तो आप 1 किलोवाट का ही सप्लाई यूज कर पाइएगा। अगर उससे ज्यादा का सप्लाई यूज करते हैं आप, उससे ज्यादा पावर यूज करते हैं आप, उस पे आपको पेनल्टी देना पड़ सकता है, उस पे आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। ठीक है, उससे ज्यादा सप्लाई हम लोग यूज कर नहीं सकते। ठीक है, तो उस चीज के लिए हमारे घर में एक इंडिकेटर लगाया जाता है। ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है। ठीक है, वो इस उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है एमडी इंडिकेटर, मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर। ठीक है, एमडी इंडिकेटर करता क्या है सर, कि जैसे ही आपके घर में 1 किलोवाट से ज्यादा पावर यूज होगा, तो वो इंडिकेट कर देगा या उसमें से साउंड आने लगेगा। ठीक है, बहुत सारे एमडी इंडिकेटर में कुछ इस तरीके से साउंड भी आता है। इन मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर भी होता है, तो खैर वो सब आगे पढ़ेंगे आप लोग। अभी अगर एमडी इंडिकेटर का बात किया जाए, तो इंडिकेट करने का काम करता है कि आप अपने घर में एमडी से, मैक्सिमम डिमांड से ज्यादा सप्लाई आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यही बेसिकली हमारा एमडी इंडिकेटर है, जो मैक्सिमम डिमांड को इंडिकेट करता है। अगर आप मैक्सिमम डिमांड से ज्यादा सप्लाई यूज करते हैं तो उसको इंडिकेट करने का काम करता है। ठीक है, मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर आ गया समझ में। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है कि सर पीएमएमसी, एक बार पीएमएमसी तो पिछले क्लास में डिस्कस कर लिए थे। हाँ हाँ बिल्कुल, एग्जाम में तुमको देखो इसका नोट्स भी दिखाया जाए, तो नोट्स भी हम लोग इसी तरीके से कुछ लिखे हुए हैं। ये देखो यहाँ पर मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर का नोट्स तुमको यहाँ पर दिखाते हैं। मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर, मैक्सिमम तो हो गया पावर फैक्टर वाला, रिएक्टिव पावर। ये देखो क्या लिखे मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर में,
मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर में यहाँ पे पढ़ोगे तो इसमें लिखे हुए हम लोग कि इलेक्ट्रिसिटी बिल charge from a consumer not only depends upon the actual consumption in kilowatt hour but it also depends upon the maximum demand in a particular period. हम लोग जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, तो वो जो आपका इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, उस इलेक्ट्रिकल सप्लाई का आप इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को। आप मान ले यूज किए आप 100 यूनिट, कितना यूज किए आप 100 यूनिट, या फिर 100 यूनिट को ही हम लोग किलोवाट आवर भी कहते हैं, तो 100 यूनिट आप यूज किए, तो उस केस में क्या है कि ये जो 100 यूनिट है या 100 किलोवाट आवर है, तो मान लीजिए पर यूनिट आपका 10 रुपए है, आप अपने रह रहे होंगे पटना में, मकान मालिक बोला हुआ कि 10 रुपए यूनिट लेंगे, आप सिंपल आप 100 यूनिट का 10 से गुना करके उसको पैसा दे दिए। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल जब कैलकुलेट किया जाता है ना, तो इस रनिंग चार्जेस पे तो डिपेंड करता ही करता है, साथ ही साथ एक पार्टिकुलर पीरियड के लिए जो आपका मैक्सिमम डिमांड है, जो आपका मैक्सिमम डिमांड है, उस मैक्सिमम डिमांड पे भी डिपेंड करता है। जैसे आपका मैक्सिमम डिमांड अगर 1 किलोवाट है, मैक्सिमम डिमांड 2 किलोवाट है, मैक्सिमम डिमांड आपका 3 किलोवाट है, तो कुछ इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। तो उस चीज को इंडिकेट करने के लिए, मैक्सिमम डिमांड को इंडिकेट करने के लिए हम लोग जो डिवाइस यूज करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर। अब जो आपका ये मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर है, ये मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर आपका डिफरेंट टाइप्स का होता है। जैसे आपका राइट मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर, मर्ज प्राइस मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर, और भी डिफरेंट टाइप का आपका मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर है। लेकिन एग्जाम में आएगा तो आप 4 पॉइंट लिख दीजिए, उसके नीचे आप इस दोनों का नाम लिख दीजिए, और हो सके तो आप यहाँ पर जो आपको फिगर दिख रहा है, इस फिगर को भी आप ड्रॉ कर दीजिए, जिससे आपको एग्जाम में अगर 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा है तो लगभग क्वेश्चंस को वो लगभग मार्क्स आपको दे दे। ठीक है, आई थॉट आपको मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे रमेश कुमार कह रहा है कि सर, रमेश कुमार कह रहा है मैक्सवेल ब्रिज बताइए। ठीक है, चलिए बता देते हैं मैक्सवेल ब्रिज, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये रहा आपका मैक्सवेल ब्रिज, दिस इज अ मैक्सवेल ब्रिज, चैप्टर 5 में आपका मैक्सवेल ब्रिज है, ये यूनिट 5 है, ये आपका यूनिट 5। ठीक है, मैक्सवेल ब्रिज, इधर तो आपका सब डीसी ब्रिज है, ये मैगर हो गया डीसी ब्रिज, एसी ब्रिज, और एसी ब्रिज में आपको पढ़ना है सर मैक्सवेल ब्रिज। देखो, दिख रहा सबको मैक्सवेल ब्रिज। चलिए, someone wants to join, अभी भी कोई और ज्वाइन करना चाह रहा है भाई? लो, एडमिट, अब परेशान मत करना, अब आराम से क्लास देखो। तो अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या, मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज। जैसा कि आपको एक बार इसको एसी ब्रिज को हम लोग कंटिन्यूअसली स्टडिंग कर लेते हैं, एसी ब्रिज क्या होता है बेसिकली। एसी ब्रिज का बात किया जाए, देखिए, तो हम लोग डीसी ब्रिज पढ़े थे, और डीसी ब्रिज में आपको बताए थे कि हमारा जो डीसी ब्रिज होता है सर, वो डीसी ब्रिज बेसिकली जो रेसिस्टेंस होता है, उस रेसिस्टेंस के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग डीसी ब्रिज का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास एसी सर्किट में ओनली डीसी ब्रिज नहीं होता है, हमारे पास एसी सर्किट में ओनली रेसिस्टेंस नहीं होता है, आपके पास रेसिस्टेंस के साथ इंडक्टेंस भी है, और इंडक्टेंस के बाद आपके पास कैपेसिटेंस भी है। सर्किट में आर भी होता है, एल भी होता है, और सी भी होता है, और तीनों पैरामीटर्स को हम लोग को मेजर करना पड़ता है। तो रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए तो हम लोग सिंपल डीसी ब्रिज का यूज कर लेते हैं, और डीसी ब्रिज क्या करता है सर, रेसिस्टेंस के वैल्यू को फाइंड आउट कर लेता है। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर आपको इंडक्टेंस मेजर करना है, कैपेसिटेंस मेजर करना है, तो उस केस में जो आपका डीसी ब्रिज है, ये डीसी ब्रिज उस इंडक्टेंस और रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के वैल्यू को मेजर नहीं कर पाएगा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एसी ब्रिज लाते हैं, और एसी ब्रिज की मदद से हम लोग इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है,
अब इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए पता करने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि एसी ब्रिज होता कैसा है सर, किस तरीके का बना होता है हमारे पास एसी ब्रिज। देखिए आप जो पढ़े थे व्हीट स्टोन ब्रिज, तो एसी ब्रिज जो होता है सर वो लगभग व्हीट स्टोन ब्रिज के तरह ही होता है। व्हीट स्टोन ब्रिज में आप क्या पढ़े हैं कि हमारा जो व्हीट स्टोन ब्रिज है उसके अंदर 4 आर्म्स होता है, एक रेसिस्टेंस यहाँ पर, एक रेसिस्टेंस आपका यहाँ पर, एक रेसिस्टेंस आपका यहाँ पर और एक रेसिस्टेंस आपका यहाँ पर। इस दोनों के बीच हम लोग क्या जोड़ देते हैं, गैल्वेमीटर, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा हो जाता है R1, यहाँ पर हो जाता है हमारा R2, यहाँ पर हो जाता है हमारा R3 और यहाँ पर हमारा हो जाता है R4। और मान लिए थे कि हमारा जो R4 है वो R4 एक अननोन रेसिस्टेंस है। R4 क्या है आपका, एक अननोन रेसिस्टेंस है। इसमें से R2 को वेरिएबल कर दिए थे और R2 को वेरी कर रहे थे और तब तक वेरी कर रहे थे जब तक कि इसके अंदर गैल्वेमीटर के अंदर करंट जीरो ना हो जाए। जैसे ही गैल्वेमीटर के अंदर आपका करंट हो गया था जीरो, जैसे ही गैल्वेमीटर में करंट क्या हो गया था, जीरो, तो करंट जीरो होने के बाद आप साफ साफ कह दिए कि सर यहाँ पर करंट जीरो हो गया, ब्रिज हमारा बैलेंस हो गया। और जब ब्रिज बैलेंस हो जाता है तो अंडर बैलेंस कंडीशन द प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट आर्म्स आर इक्वल, मतलब अपोजिट आर्म के का जो रेसिस्टेंस है दोनों का प्रोडक्ट बराबर होता है। यहाँ पे अपोजिट आर्म्स में आप देखेंगे तो R1 R4, यहाँ पर R2 R3, यानी R1 इंटू R4 बराबर आप क्या लिखे थे, R2 इंटू R3। कुछ इस तरीके से आप लिखने का काम किए थे, तो हम लोग यहाँ पर लिखे थे और अननोन रेसिस्टेंस हमारा R4 था, R4 निकाल लिए, R2 इंटू R3 बाई R1। तो इस तरीके से हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज में यूज करते थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है, हमारे पास कौन सा ब्रिज है, एसी ब्रिज है। और इस एसी ब्रिज से हम लोग इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। एसी ब्रिज से आप रेसिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखिए हमारे पास जब रेसिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए सिंपल डीसी ब्रिज है ही, तो क्यों हम लोग एसी ब्रिज को फालतू में और ज्यादा खर्चा करके हम लोग एसी ब्रिज बनाए और रेसिस्टेंस को मेजर करें। इससे बेटर है कि हम लोग डीसी ब्रिज से रेसिस्टेंस मेजर कर लेते हैं और जब इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस मेजर करना होता है तब जाके हम लोग एसी ब्रिज का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है सर कि AC bridge are the most popular and convenient most popular, convenient and accurate instrument for the measurement of unknown inductance and capacitance। हमारा जो AC ब्रिज होता है वो AC ब्रिज अननोन इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए मोस्ट पॉपुलर, कन्वीनियंट और हमारे पास ये एक्यूरेट मेथड है। ठीक है, बहुत ही एक्यूरेटली हमारा ये अननोन इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के वैल्यू को फाइंड आउट कर लेता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि एसी ब्रिज कैन बी ड्राइव फ्रॉम द कन्वेंशनल डीसी ब्रिज, डीसी व्हीट स्टोन ब्रिज। हम लोग जो एसी ब्रिज बनाते हैं उस एसी ब्रिज को हम लोग डीसी ब्रिज, जो हमारे पास डीसी व्हीट स्टोन ब्रिज है उसी डीसी व्हीट स्टोन ब्रिज के मदद से हम लोग एसी ब्रिज को बनाते हैं। ठीक है, अब एसी ब्रिज में थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हमारा जो एसी ब्रिज इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को मेजर करता है तो कौन से ब्रिज की मदद से हम लोग इंडक्टेंस मेजर करते हैं और कौन से ब्रिज की मदद से हम लोग कैपेसिटेंस मेजर करते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए सबसे पहले बात किया जाए मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस के अंदर, तो मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस में हम लोग जो है 3 ब्रिज का यूज करते हैं। कितने ब्रिज का यूज करते हैं सर, 3 ब्रिज का यूज करते हैं। तो पहला ब्रिज हमारा यहाँ पर है मैक्सवेल ब्रिज, दूसरा ब्रिज हमारा यहाँ पर है हे ब्रिज, तीसरा ब्रिज है हमारे पास एंडरसन ब्रिज और चौथा ब्रिज जो है वेन ब्रिज है। वेन ब्रिज आपके सिलेबस में नहीं है, मेन आपको 3 ही ब्रिज पढ़ना है। ठीक, अगर मैक्सवेल ब्रिज का बात किया जाए तो M से होता है मैक्सवेल, M से होता है मैक्सवेल और M से होता है मीडियम। M से होता है मैक्सवेल, M से होता है मीडियम, यानी मैक्सवेल ब्रिज की मदद से मीडियम इंडक्टेंस के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। मैक्सवेल ब्रिज की मदद से किसको मेजर करेंगे सर, मीडियम इंडक्टेंस के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हे ब्रिज को आप देखेंगे तो H से होता है हे, H से होता है हे और H से होता है हाई, H से होता है हे और H से होता है हाई। तो हाई इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए हे ब्रिज का यूज करेंगे। ठीक है, और एंडरसन, तो आपको याद रखने का तरीका बताए थे कि एंडरसन में आप शुरू में L लगा दीजिए, एंडरसन के साथ में क्या लगा दीजिए, L, तो उसको आप लेंडरसन पढ़ सकते हैं। मतलब एक ट्रिक बता रहे हैं कि एंडरसन में L लगा दीजिए, आपका लेंडरसन वहां पर हो जाएगा और लेंडरसन ब्रिज की मदद से
एंडरसन ब्रिज की मदद से हम लोग किसको मेजर करेंगे, तो अननोन इंडक्टेंस में किसके वैल्यू को, तो एल लगाएं किस चीज के लिए, तो लो याद रखने के लिए, ठीक है। तो लो इंडक्टेंस के वैल्यू को मेजर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एंडरसन ब्रिज का यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पर वेन ब्रिज है, वेन ब्रिज को WEIN से लिखा जाता है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, एग्जाम में आपको WEIN भी दे देगा और OWEN भी दे देगा, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। हमारे पास OWEN नहीं होता है, WEIN होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक वेन ब्रिज है, और वेन ब्रिज की मदद से हम लोग जो है फ्रीक्वेंसी मेजर करने का काम करते हैं। क्या मेजर करते हैं सर, फ्रीक्वेंसी। याद रखिएगा, वेन ब्रिज को ऐसे इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस भी किया जाता है, ठीक है, इंडक्टेंस भी करते हैं, इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस भी करते हैं, लेकिन वेन ब्रिज का जो मेन काम है, वेन ब्रिज का जो सबसे ज्यादा मेन काम है वो फ्रीक्वेंसी मेजर करना है, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर इसका भी क्या कोई ट्रिक होता है, तो हाँ सर इसका भी कोई ट्रिक होता है। क्या ट्रिक होता है, देखिए वेन को हम लोग किससे लिखते हैं, WEIN से हम लोग वेन को लिखते हैं, और यहां पर आप देखेंगे तो आगे लगा हुआ है W, और W जो है लगभग ओमेगा की तरह होता है। किसकी तरह होता है, ओमेगा की तरह होता है, और ओमेगा का मतलब आप जानते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या जानते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो वेन ब्रिज से किसको मेजर करेंगे सर, सिंपल फ्रीक्वेंसी को मेजर करेंगे, ठीक है। उसके बाद कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास सिंपल दो ब्रिज है, डिसॉर्टी ब्रिज और शेयरिंग ब्रिज। कौन कौन सा ब्रिज है सर, डिसॉर्टी ब्रिज और शेयरिंग ब्रिज। डिसॉर्टी ब्रिज और शेयरिंग ब्रिज की मदद से हम लोग क्या करते हैं, अननोन कैपेसिटेंस के वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लो, मीडियम और हाई कैपेसिटेंस के लिए कोई बाइफर्केट नहीं किया गया है, सब में आपको सेम शेयरिंग या फिर डिसॉर्टी ब्रिज की मदद से हम लोग मेजर करने का काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या कोई ट्रिक है सर, तो आपके सिलेबस में शेयरिंग ब्रिज पढ़ना है, डिसॉर्टिव ब्रिज आपको नहीं पढ़ना है, बस यहां पर लिखा दिए हैं। शेयरिंग ब्रिज याद रखिएगा, आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि कौन से ब्रिज की मदद से कैपेसिटेंस के वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, तो याद रखिएगा शेयरिंग ब्रिज से। अब इसमें ट्रिक क्या है, तो शेयरिंग बोलते हैं तो सी आता है, शेयरिंग बोलते हैं तो क्या आता है सर, सी, शेयरिंग सी। तो अगर शेयरिंग सी आ रहा है, इसका मतलब आपको समझना है कि शेयरिंग ब्रिज की मदद से शेयरिंग ब्रिज की मदद से कैपेसिटेंस के वैल्यू को फाइंड आउट किया जाएगा। अब बोलेंगे सर डिसॉर्टिव ब्रिज भी कैपेसिटेंस को मेजर करता है, तो हाँ सर डिसॉर्टिव ब्रिज भी कैपेसिटेंस को मेजर करता है, लेकिन डिसॉर्टिव ब्रिज में एक और फैक्टर है, या इस टॉपिक के अंदर एक और फैक्टर आता है, उसको बोलते हैं हम लोग डिसिपेशन फैक्टर। क्या बोलते हैं, डिसिपेशन फैक्टर। ये जो आपका डिसिपेशन फैक्टर है क्या होता है, ऐसे आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप बोलेंगे तो आपको आगे बता देंगे। डिसिपेशन फैक्टर डी से होता है और डी से डिसॉर्टी होता है। डिसिपेशन फैक्टर आपका डी से होता है और डी से डिसॉर्टी होता है। तो डिसॉर्टी ब्रिज की वजह से कैपेसिटेंस तो है ही, लेकिन याद रखिएगा अगर आपको एग्जाम में पूछता है कि डिसिपेशन फैक्टर किससे मेजर किया जाता है, तो डी से डिसिपेशन फैक्टर, डी से डिसॉर्टी। तो डिसॉर्टी ब्रिज की मदद से हम लोग क्या करते हैं, डिसिपेशन फैक्टर को मेजर करने का काम करते हैं, ठीक है। आगे आइए, अब कुछ ऑब्जेक्टिव आपको वहां पे भी डिस्कस किए थे, यहाँ पे पढ़ ही देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस। कौन सा ब्रिज हम लोग इंडक्टेंस कौन से ब्रिज की मदद से इंडक्टेंस मेजर करते हैं, तो सब कमेंट में बताओ कौन से ब्रिज की मदद से करेंगे। ऑप्शन देखो, बताओ, ऑप्शन भी तुम्हारे सामने दिख रहा है, कमेंट सब खोल के रखिए और कमेंट में बताइए। बी 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 बी, गुड। हाँ, यहाँ केल्विन डबल ब्रिज से तो हम लोग लो रेसिस्टेंस को मेजर करते हैं, डिसॉर्टी ब्रिज से हम लोग कैपेसिटेंस मेजर करते हैं। ओनली मैक्सवेल ब्रिज है, मैक्सवेल ब्रिज एम से मीडियम, और मैक्सवेल ब्रिज से इंडक्टेंस को मेजर करता है। चलिए सेकंड हे ब्रिज का आंसर, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी, फास्ट। सेकंड का आंसर, दूसरे क्वेश्चन का आंसर, दूसरे क्वेश्चन का आंसर। हे ब्रिज की मदद से किसको मेजर करेंगे सर, तो इंडक्टेंस। कैपेसिटेंस कर नहीं सकते, रेसिस्टेंस कर नहीं सकते, नन ऑफ दिस होगा नहीं, तो ए हो जाएगा। चलो थर्ड का डिसॉर्टी का आंसर बताओ, थर्ड डिसॉर्टी का आंसर, डिसॉर्टी कैपेसिटेंस, सी। चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। मैक्सवेल ब्रिज कैन बी यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस विथ, हाँ एक चीज आपको ऊपर नहीं बताए थे, पहले सुन लीजिए फिर आंसर बताइएगा।
यहाँ पर एक टर्म था जहां पर क्यू क्वाइल लिखा हुआ था, इस चीज को हम लोग डिस्कस नहीं किए थे। यहाँ पर एक टर्म है जिसमें क्या लिखा हुआ है, क्यू क्वाइल लिखा हुआ है। तो क्यू का मतलब होता है क्वालिटी फैक्टर। क्यू का मतलब क्या होता है सर, क्वालिटी फैक्टर होता है, ठीक है। तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है अभी आप आगे आपको बताएंगे, लेकिन इस क्यू का वैल्यू होता है। क्यू का वैल्यू आपका क्या होगा सर, तो 1 से 10 के बीच में हो सकता है, 1 से कम हो सकता है और 10 से आपका ज्यादा हो सकता है। तो अगर क्यू का वैल्यू 1 से 10 के बीच में है तो वो मीडियम क्यू क्वाइल होता है। क्या होता है सर, मीडियम क्यू क्वाइल होता है, ठीक है। अगर Q आपका 10 से ज्यादा है, Q इज ग्रेटर देन 10, क्वालिटी फैक्टर इज ग्रेटर देन 10, तो आपका वो हाई क्यू क्वाइल होगा, ठीक है। और क्वालिटी फैक्टर अगर 1 से कम है तो आपका क्या होगा, लो क्यू क्वाइल होगा। ऐसे आप याद रखिएगा। अब यहां पर क्वेश्चन है कि मैक्सवेल ब्रिज कैन बी यूज फॉर द इंडक्टेंस, मैक्सवेल ब्रिज कैन बी यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस विथ, बताइए क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर। मैक्सवेल ब्रिज किसके लिए मेजर करते हैं, तो सिंपल है, मीडियम क्यू फैक्टर के लिए, मीडियम क्यू क्वाइल के लिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आंसर बताइए, मैक्सवेल ब्रिज इज यूज्ड टू मेजर ऑफ अननोन, ऑप्शन मत लिखो, वहां पे आंसर लिखो, तुमको समझ में हमको समझ में आ जाए कि हाँ आप सही बता रहे हैं, ऑप्शन के साथ उसका पूरा लिख दीजिए। ऐसे ऑप्शन में लिखने कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैक्सवेल ब्रिज इंडक्टेंस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ, मैक्सवेल ब्रिज इज यूज्ड टू मेजर क्यू फैक्टर इन द रेंज, मैक्सवेल ब्रिज से कौन सा इंडक्टेंस मेजर किया जाता है, मैक्सवेल ब्रिज से कौन सा इंडक्टेंस, कौन सा क्यू फैक्टर मेजर किया जाता है, ए 1 से 10 के बीच। अगर क्यू फैक्टर हमारा 1 से 10 के बीच में है तो हम लोग मैक्सवेल ब्रिज से मेजर करेंगे। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन यहां पर है, एंडरसन ब्रिज इज यूज्ड टू मेजर, एंडरसन ब्रिज से क्या मेजर करते हैं, एंडरसन ब्रिज से क्या मेजर करते हैं, इंडक्टेंस, ठीक है। उसके बाद हे ब्रिज से क्या होता है, हे ब्रिज से क्या होता है, हे ब्रिज से क्या होता है, यहाँ पर लो, एंडरसन के लिए लो लिखा नहीं, ऑप्शन पढ़ोगे तो ऑप्शन में खाली इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी लिखा है, तो लो मीडियम हाई लिखा नहीं, तो सिंपल हम लोग इंडक्टेंस टिक कर देंगे। हे ब्रिज से क्या मेजर करते हैं, हाई क्यू, हाई क्यू फैक्टर को, हाई क्यू क्वाइल को हे ब्रिज से। और लास्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, शेयरिंग ब्रिज से क्या मेजर करते हैं बताइए, शेयरिंग ब्रिज से, शेयरिंग ब्रिज से, शेयरिंग ब्रिज से कैपेसिटेंस, शेयरिंग ब्रिज से क्या मेजर करते हैं, कैपेसिटेंस मेजर करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला हमारे पास टॉपिक है, हमारा जो एसी ब्रिज है इसका आप ये कह सकते हैं कि एसी ब्रिज का आपका यहाँ पर देखिए डायग्राम है, एसी ब्रिज का क्या है सर, ये डायग्राम है, ठीक है। तो हम लोग जैसे डीसी ब्रिज में जब बनाए थे तो डीसी ब्रिज में क्या है, आपको बताए थे कि डीसी ब्रिज में ओनली हम लोग रेसिस्टेंस लगाते हैं, डीसी ब्रिज में क्या करते हैं, ओनली हम लोग रेसिस्टेंस लगाते हैं। हमारे पास जो एसी ब्रिज है उस एसी ब्रिज में हम लोग को मेजर करना है अननोन इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों मेजर करना है। यहाँ पर हम लोग तो सिर्फ रेसिस्टेंस लगाएंगे नहीं, तो क्या लगाएंगे सर, तो आप जानते हैं कि अगर हम लोग आर एल और सी तीनों को कंसिडर करते हैं, अगर हम लोग आर एल और सी, आर एल और सी तीनों को कंसिडर करते हैं तो हम लोग को एक नया टर्म मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल इस सारे ब्रांच में सिंपल रेसिस्टेंस नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, इम्पीडेंस। और इम्पीडेंस को हम लोग जेड से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, जेड से। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर Z1 लगा हुआ है, यहाँ पर Z2 लगा हुआ है, यहाँ पर Z3 लगा हुआ है, यहाँ पर Z4 लगा हुआ है, 4 गो इम्पीडेंस लगा हुआ है। अब Z1, Z2, Z3 एंड Z4, अब जो वैल्यू हम लोग को मेजर करना होगा उस वैल्यू के अनुसार से वहां पर Z1, Z2, Z3 और Z4 का वैल्यू आपको देखने को मिलेगा। अब वहां पर डीसी ब्रिज के अंदर हम लोग क्या यूज करते थे, तो डीसी ब्रिज के अंदर यूज करते थे हम लोग गैल्वेनोमीटर। क्या यूज करते थे, तो डीसी ब्रिज के अंदर यूज करते थे हम लोग गैल्वेनोमीटर। लेकिन हमारे पास जो एसी ब्रिज है उस एसी ब्रिज के अंदर हम लोग गैल्वेनोमीटर यूज नहीं करते हैं, एसी ब्रिज के अंदर हम लोग डिटेक्टर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं सर, डिटेक्टर यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक डिवाइस लगा हुआ है, डिटेक्टर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये भी जो डिटेक्टर है ना, इसका भी काम वही होता है कि ये नल डिफ्लेक्शन को शो करेगा। किसको शो करेगा, नल डिफ्लेक्शन को शो करेगा, ठीक है। यहाँ पर जो आप 4 इंपेडेंस देख रहे हैं इसमें से आपका कोई एक अननोन होगा,
ठीक है, एक अननोन ब्रांच होगा। उसके बाद इसमें से कोई एक वेरिएबल होगा, कोई एक क्या होगा, वेरिएबल होगा। उस वेरिएबल पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, वेरी करते जाएंगे, वेरी करते जाएंगे और तब तक वेरी करेंगे जब तक डिटेक्टर के अंदर करंट हमारा जीरो ना हो जाए। जैसे ही हमारा डिटेक्टर के अंदर करंट हुआ जीरो, जैसे ही डिटेक्टर के अंदर करंट क्या हो गया, जीरो, तो डिटेक्टर के अंदर करंट जीरो होगा तो हमारा ब्रिज क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। और अंडर बैलेंस कंडीशन आप क्या जानते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट आर्म्स आर इक्वल। तो वही यहाँ पे अंडर बैलेंस कंडीशन में आएंगे। और अपोजिट आर्म्स में क्या है, यहाँ Z1 है, यहाँ Z4 है, तो Z1 इंटू Z4 बराबर Z2 इंटू Z3। अपोजिट आर्म्स का प्रोडक्ट हो गया बराबर, अब जो अननोन होगा उस अननोन निकाल लेंगे, सिंपल सा है। अब आगे यहाँ पर आप नोटिस करेंगे, यहाँ पर एक एसी सोर्स लगाए हुए हैं हम लोग, क्या लगाए हुए हैं सर, एक एसी सोर्स लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर आपका ये एक एसी सोर्स है और बीच में डिटेक्टर लगा हुआ है। ये जो डिटेक्टर है सर, ये डिटेक्टर आपका 2-3 टाइप का डिटेक्टर होता है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है कि कौन सा डिटेक्टर कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए देखिए डिटेक्टर को यहाँ पर 3 पार्ट में 3 टाइप का डिटेक्टर आपको यहाँ पर दिखाए हुए हैं। पहला डिटेक्टर है हेडफोन डिटेक्टर, दूसरा डिटेक्टर है वाइब्रेशन गैलोमीटर और तीसरा डिटेक्टर है ट्यूनेबल एम्पलीफाइड डिटेक्टर। कौन सा डिटेक्टर है, ट्यूनेबल एम्पलीफाइड डिटेक्टर, ठीक है। तो अगर हेडफोन का बात किया जाए तो ये जो हेडफोन डिटेक्टर है, कह रहा है कि ये अगर फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज से लेकर, कहां से लेकर, 3 हर्ट्ज से लेकर, ठीक है, 4 किलो हर्ट्ज तक है। 3 हर्ट्ज से लेकर 4 किलो हर्ट्ज, एक बहुत बड़ी रेंज में आ रहा है। 3 हर्ट्ज से लेकर क्या है सर, 4 किलो हर्ट्ज तक है। तो उस केस में हेडफोन डिटेक्टर का यूज करते हैं। यानी हेडफोन जो है मैक्सिमम 4 किलो हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी के रेंज में काम करेगा आपका, ठीक है। और जो ये सुटेबल होता है, वाइडली यूज होता है, वो 250 हर्ट्ज के लिए इसको हम लोग वाइडली यूज करते हैं। 250 हर्ट्ज के लिए ये सुटेबल होता है। अगला हमारे पास वाइब्रेशन डिटेक्टर है। वाइब्रेशन डिटेक्टर में क्या होता है सर, तो कह रहा है कि ये जो हमारा होता है इसका रेंज 5 हर्ट्ज से 1000 हर्ट्ज। 1000 हर्ट्ज कहने का मतलब है कि 1 किलो हर्ट्ज, ठीक है। इसमें आप सिर्फ इसका मैक्सिमम वैल्यू याद रखिए। हेडफोन जो है मैक्सिमम 4 किलो हर्ट्ज के लिए, वाइब्रेशन गैलोमीटर जो है मैक्सिमम 1 किलो हर्ट्ज के लिए, और जो ट्यूनेबल एम्पलीफाइड डिटेक्टर है इसका रेंज होता है 10 हर्ट्ज से 100 किलो हर्ट्ज। कहां तक सर, 100 किलो हर्ट्ज, ठीक है। तो मैक्सिमम ये 100 किलो हर्ट्ज के लिए यूज किया जाता है। इस 3 के बारे में याद रखिए, और चीज आपको याद रखना नहीं है, एग्जाम में से ऑब्जेक्टिव में पूछता है फ्रीक्वेंसी के रेंज के बारे में, ठीक है। कैसा ऑब्जेक्टिव पूछता है, देखिए यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव दिखाते हैं। तो कह रहा है कि ए ब्रिज सर्किट वर्क्स एट फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलो हर्ट्ज। कोई एक ब्रिज सर्किट है जो कितने हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है, 2 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज नल डिटेक्टर इन सच ब्रिज। तो उस ब्रिज के अंदर कौन सा डिटेक्टर यूज करेंगे, जल्दी से ऑप्शन बताओ, जल्दी, फास्ट 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 फास्ट। 2 किलो हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी यूज कर रहा है, तो उसमें कौन सा हम लोग डिटेक्टर यूज करेंगे, कौन सा डिटेक्टर यूज करेंगे। तो कह रहा है सर बी हेडफोन एंड ट्यूनेबल, हेडफोन ट्यूनेबल, हेडफोन ट्यूनेबल, बी। और किसी का और भी कोई ऑप्शन है, किसी का और भी कुछ ऑप्शन है, और भी कुछ ऑप्शन है किसी का, बी के अलावा। टीवी कह रहा है कोई, वाइब्रेशन गैलोमीटर एंड हेडफोन, टीवी कह रहा है। ओजस राज तुम सी कह रहा है, सबसे डिफरेंट तुम्ही चला गया है। बाद बाकी सब तो यहाँ पर ए पे ही, बी पे ही टिका हुआ है। देखिए अभी यहाँ पर सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को पकड़िए, कितना हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बोला, 2 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बोला। अभी आपको ऊपर क्या बताए थे, यहाँ पर आपको बताए थे कि 4 किलो हर्ट्ज के लिए हेडफोन, 1 किलो हर्ट्ज के लिए वाइब्रेशन गैलोमीटर और ट्यूनेबल एम्पलीफायर 100 किलो हर्ट्ज के लिए। यहाँ पर वाइब्रेशन आपको क्वेश्चन ने पूछा है क्या, आपको क्वेश्चन ने पूछा है 2 किलो हर्ट्ज, क्वेश्चन में क्या पूछा है, 2 किलो हर्ट्ज। अब यहाँ पर जो वाइब्रेशन गैलोमीटर है वो 1 किलो हर्ट्ज तक ही कर पाता है। इसका मतलब है कि वाइब्रेशन गैलोमीटर का तो यूज हम लोग नहीं करेंगे, वाइब्रेशन गैलोमीटर का यूज हम लोग नहीं करेंगे। अब 2 किलो हर्ट्ज 4 के अंदर में आ रहा है तो हेडफोन का यूज कर सकते हैं। 2 किलो हर्ट्ज 100 के अंदर में आ रहा है तो ट्यूनेबल का यूज कर सकते हैं। यानी अकॉर्डिंग टू यहाँ पर आपको क्या क्या दिखा, तो फर्स्ट आप हेडफोन और थर्ड आप ट्यूनेबल यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर
ये मैं आपको वाइब्रेशन किलोमीटर लिख दिया, गलत है। उसके बाद सी में देखिए वाइब्रेशन किलोमीटर लिख दिया, गलत है। ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता, तो यहाँ पर देखिए हेडफोन और ट्यूनेबल है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं आगे बढ़ते हैं, कुछ इसी टाइप का एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछता है, तो आप कोशिश कीजिएगा इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अगला क्वेश्चन, अगला जो टर्म है हमारे पास वो है जनरल इक्वेशन फॉर द ब्रिज बैलेंस। तो ये आपका सिंपल डीसी ब्रिज की तरह ही है। डीसी ब्रिज में आप जैसा कि जानते हैं, क्या जानते हैं सर, कि मल्टीपल पीपल वांट टू ज्वाइन दिस कॉल को मल्टीपल पीपल अभी भी ज्वाइन करना चाहता है, तो ज्वाइन कर लिए। मतलब क्लास जो है 4:20 में स्टार्ट हुआ है और 5 बज रहा है और 40 मिनट के बाद इन लोग का नींद खुलता है। खैर, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जनरल इक्वेशन अगर ब्रिज बैलेंस में देखा जाए तो उसमें क्या है बेसिकली, तो सिंपल आप जानते हैं, अभी आपको ऊपर ही बता दिए थे कि आपका डीसी व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह होता है। और डीसी व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या है आपका कि 4 गो रेसिस्टेंस होता है, बीच में कैलोमीटर होता है। एसी ब्रिज के अंदर क्या है, 4 गो इंपीडेंस है और बीच में आपका डिटेक्टर है, तो वही यहाँ पर लगा हुआ है। 4 गो इंपीडेंस, क्या क्या इंपीडेंस है सर, तो इंपीडेंस में आपको यहाँ पर नोटिस करेंगे, तो यहाँ पर आप नोटिस कीजिए Z1, Z2, Z3 और Z4, 4 गो इंपीडेंस लगा दिए, बीच में डिटेक्टर लगा दिए, यहाँ पे एसी सोर्स लगा दिए, एसी सोर्स से सप्लाई देंगे, डिटेक्टर ब्रिज को बैलेंस करेगा। अंडर बैलेंस कंडीशन प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट आर्म्स आर इक्वल, ये सब चीज आपको पता है, तो इन सब चीज पे हम लोग ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको एक रिजल्ट क्या निकलेगा, तो रिजल्ट निकलेगा Z1 Z4 बराबर Z2 इंटू Z3। इस चीज को हम लोग डिस्कस नहीं किए, ऑलरेडी आपको पता है, नेटवर्क के अंदर भी आप ये सब चीज बहुत अच्छे ढंग से पढ़े हैं। लेकिन आपके पास जो इंपिडेंस होता है सर, इंपिडेंस में ओनली मैग्नीट्यूड नहीं होता है, इंपिडेंस के साथ में फेज एंगल भी होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि Z भी है और Z के साथ में आपके पास यहाँ पर एंगल भी, दोनों चीज है आपके पास यहाँ पर। तो मैग्नीट्यूड में आप क्या किए, आप मैग्नीट्यूड में गुना करके बराबर कर दिए। तो अब बात यहाँ पर ये आता है, क्या अगर एंगल दिया हुआ है सर, तो एंगल भी क्या सर गुना करके बराबर हो जाएगा, तो नहीं, एंगल आपका गुना करके बराबर नहीं होगा। आपके पास अंडर बैलेंस कंडीशन आप क्या जानते हैं, अंडर बैलेंस कंडीशन आप ये जानते हैं कि Z1 इंटू Z4 बराबर क्या है, Z2 इंटू Z3। Z1 इंटू Z4 बराबर क्या है, Z2 इंटू Z3। अब सबके साथ एंगल लग गया, तो Z1 एंगल Φ1, Z4 एंगल Φ4, Z2 एंगल Φ2 और Z3 एंगल Φ3, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो गुना हो गया सर, ठीक है, लेकिन गुना में एंगल जो है आपका ऐड हो जाता है, गुना में एंगल क्या हो जाता है, ऐड। देखिए यहाँ पर Z1 और Z4 तो मल्टीप्लाई कर दिए और एंगल को क्या कर दिए हम लोग, ऐड कर दिए। Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई कर दिए और एंगल क्या कर दिए हम लोग, ऐड कर दिए। अगर आपको एंगल आता है तो कुछ इस तरीके से आप सॉल्व करने का काम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखे हुए भी है कि मैग्नीट्यूड कंडीशन Z1 Z4 बराबर Z2 Z3, फेज एंगल कंडीशन Φ1 Φ4 बराबर Φ2 इंटू और Φ2 प्लस Φ3, ठीक है। चलिए अब यहां पर एक क्वेश्चन है मेरा, मान लीजिए कि Z1 इज इक्वल टू Z1 बराबर दिया हुआ है 5 एंगल 10, Z2 इज इक्वल टू दिया हुआ है 20 एंगल 40, ठीक है। के बाद Z3 इज इक्वल टू दिया हुआ है 10 एंगल 30, ठीक है। आपको बताना है कि Z4 का मैग्नीट्यूड और फेज एंगल क्या होगा। चलिए कमेंट में फास्ट बताइए, Z4 का मैग्नीट्यूड और फेज एंगल क्या होगा, जल्दी फास्ट 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 फास्ट, आई एम वेटिंग। किसी का आंसर नहीं आ रहा है, किधर नहीं बन रहा है ये सवाल। Z4 का मैग्नीट्यूड होगा 40, सुधांशु यादव कह रहा है 6 7, 7 क्या होगा बाबू, 6 क्या होगा, पूरा लिखो सर, मैग्नीट्यूड होगा इतना और एंगल होगा इतना, या कॉमा देके लिखो। हम सबका कमेंट पढ़ रहे हैं, कमेंट मेरे सामने खुला हुआ है। आज तुम लोग के लिए पूरा सिस्टम लेकर बैठे हैं। इस चीज को यूट्यूब पर भी लाइव कर सकते थे, लेकिन यूट्यूब पे लाइव करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है।
यहाँ पर अपने बच्चे को लाइव दिया जाए तो ज्यादा बेटर है, तुम ही लोग तो मेरा नाम रोशन करेगा। जल्दी जल्दी बताओ, आंसर बताओ। 2.5 और एंगल 0 डिग्री। ज्योति भारती। Z1 Z2 Z3 Z4 Z3 वो दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड और एंगल दिया हुआ है, Z4 का मैग्नीट्यूड और एंगल बताना है। किसी से नहीं बन रहा है ये सवाल, इतना टफ सवाल है ये, इतना टफ भी तो नहीं है बाबू। Z6 और एंगल 7, एंगल 7 ओजस राज का है 0 डिग्री। ये कंडीशन तुम लोगों का कैसे काम चलेगा इसे में, देखिए Z1 और कोई है बहादुर, और कोई है बहादुर, हाँ हाँ एक बहादुर आया, सुधांशु यादव। Z होगा 6 और एंगल होगा 60, ज्योति भारती 6 और 60। अर्चना गलत है तुम्हारा, ज्योति भारती सही है तुम्हारा, सुधांशु यादव सही है तुम्हारा। अब आया तुम लोग, अब होशियार आया सब, ठीक है। अब ओजस राज सही है 60, एंगल हो जाएगा, देखो यहाँ पर लोग गधा है सब एकदम। Z1 आपको कितना था, तो Z1 आपको यहाँ पर है 5 एंगल 10, तो यहाँ पर देखिए Z1 आप लिख दीजिए 5 एंगल 10। उसके बाद Z2 कितना है, तो 20 एंगल 40, तो Z2 है आपका 20 एंगल 40। Z3 कितना है सर, तो Z3 है आपका Z3 है आपका 10 एंगल 30, तो यहाँ पर लिख दीजिए 10 एंगल 30। और आपको निकालना क्या है, Z4 निकालना है। तो आप क्या जानते हैं, आपको ऊपर में लिखा होगा ब्रिज हमारा बैलेंस कंडीशन में है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या जानते हैं, Z1 इंटू Z4 बराबर Z2 इंटू Z3, ठीक है। तो Z1 क्या है सर, तो 5 एंगल 10 है। उसके बाद Z4 क्या है, तो Z4 का कोई वैल्यू नहीं है, तो Z4 को Z एंगल 0 लिख दीजिए। उसके बाद Z एंगल 0 नहीं, Z एंगल थीटा लिख दीजिए। Z2 आपका है 20 एंगल 40, 20 एंगल 40, और उसके बाद Z3 है आपका 10 एंगल 30, 10 एंगल 30 हो गया। अब ये क्या होता है, ये जो मैग्नीट्यूड है वो गुना होके बराबर हो जाता है, तो 5 गुना Z बराबर 20 गुना 10, इसको आप Z निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 200, अब बाई 5, सॉरी सॉरी गुना में ये मैग्नीट्यूड, अब गुना Z, 5 गुना Z बराबर 20 गुना 10, तो 5 5 चौके 20 40, Z 40 आएगा, किसी को A आ रहा था, नहीं नहीं Z आपको यहाँ पे 40 आ रहा है, 40 किसको उसको आया है, 40 सही है, Z 40 सही है। उसके बाद एंगल निकालेंगे, तो एंगल में क्या करेंगे, 10 प्लस थीटा, 10 प्लस थीटा बराबर 40 प्लस 30, ठीक है। यहाँ से थीटा निकालेंगे तो 40 30 70, और 10 जाके माइनस हो जाएगा इधर, तो यहाँ पे 60 हो गया, यानी 40 एंगल 60 हो जाएगा आपका क्या, Z4। इतना जिसको जिसको आया था उसका सबका सही था, ना जिसको जिसको आया था उसका सबका सही था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब मेन सवाल, मेन सवाल कहां पे आ रहे हैं सर, तो मेन सवाल हम लोग आ रहे हैं कि मैक्सवेल ब्रिज, जो मैक्सवेल ब्रिज के बारे में आप लोग पूछे थे उसी मैक्सवेल ब्रिज को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है सर, क्या पता है, मैक्सवेल ब्रिज की मदद से हम लोग अननोन इंडक्टेंस के वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, और जो अननोन इंडक्टेंस में भी किसके वैल्यू को, तो अननोन इंडक्टेंस में जो मीडियम रेंज ऑफ इंडक्टेंस होता है, मीडियम वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस होता है, उस मीडियम वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए मैक्सवेल ब्रिज का यूज किया जाता है, ठीक है। अब जो सर आपका ये मैक्सवेल ब्रिज है, इस मैक्सवेल ब्रिज का दो टाइप होता है, कितना टाइप होता है सर, दो टाइप होता है। आप यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर दिखाते हैं, ये मैक्सवेल ब्रिज का आपको दो टाइप है। दो टाइप क्या क्या है, आपको लेक्चर में ही बताए थे कि हमारा जो मैक्सवेल ब्रिज है वो दो टाइप का होता है, मैक्सवेल ब्रिज, मैक्सवेल्स ब्रिज, मैक्सवेल्स ब्रिज सर दो टाइप का होता है। फर्स्ट होता है हमारे पास मैक्सवेल, मैक्सवेल इंडक्टेंस, मैक्सवेल इंडक्टेंस, इंडक्टेंस ब्रिज,
मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, इसको हम लोग सिंपल मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज भी कह देते हैं। और दूसरा होता है हमारे पास मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, हमारे पास दो टाइप का मैक्सवेल ब्रिज है, ठीक है। अब ये जो दो टाइप का मैक्सवेल ब्रिज है, जैसा कि इसका नाम है उसी नाम के अनुसार से क्या करता है, ये अननोन इंडक्टेंस के वैल्यू को फाइंड आउट करने का काम करता है, ठीक है। कैसे सर? तो ये जो मैक्सवेल इंडक्टेंस आप देख रहे हैं, इंडक्टेंस कहने का मतलब क्या है, यहां पर आप क्या जानते हैं कि हम लोग जब भी ब्रिज बनाते हैं तो ब्रिज के केस में क्या होता है, हमारा कोई न कोई एक वेरिएबल होता है, कोई न कोई एक पार्ट क्या होता है, वेरिएबल होता है, ठीक है। अगर हम लोग अननोन इंडक्टेंस के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, अगर हम लोग अननोन इंडक्टेंस के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सिंपल कोई एक इंडक्टेंस को वेरी कराएं, इसको वेरी कराएं, एक इंडक्टेंस को वेरी कराएं, तो उस केस में अगर इंडक्टेंस को वेरी करवाकर अननोन इंडक्टेंस के वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उस केस में आप किसका यूज करेंगे, मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज का, ठीक है। वहीं पे अगर दूसरा बात किया जाए, तो अगर कोई आप एक वेरिएबल कैपेसिटेंस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, वेरिएबल कैपेसिटेंस लगाते हैं, तो वेरिएबल कैपेसिटेंस लगाने के केस में क्या होगा कि कैपेसिटेंस को वेरी कराएंगे, और कैपेसिटेंस को वेरी कराकर हम लोग ब्रिज को बैलेंस करेंगे, कैपेसिटेंस को वेरी कराकर क्या करेंगे, ब्रिज को बैलेंस करेंगे, और ब्रिज को जब ब्रिज हमारा बैलेंस हो जाएगा तो हम लोग अननोन इंडक्टेंस के वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। यानी सिंपल कहने का मतलब है कि अगर कैपेसिटेंस को वेरी करवा करवा के अगर अननोन के इंडक्टेंस के वैल्यू को पता किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। दैट्स इट, बस इतना ही काम है इसका। अब चलते हैं यहां पर, देखते हैं यहां पर जो आपको दिखाए थे, यहां पर ये देखिए हम लोग अपने नोट्स पे आ जाते हैं, तो ये हमारा है मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज। मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज के बारे में कह रहा है कि दिस मेथड इज सुटेबल फॉर द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ मीडियम इंडक्टेंस। ये जो मेथड है ये मीडियम इंडक्टेंस को के वैल्यू को मेजर करने के लिए हमारा क्या है, एक बहुत ही एक्यूरेट मेथड है। क्या है हमारे पास, ये बहुत ही एक्यूरेट मेथड है। दिस ब्रिज इज यूज्ड टू मेजर द वैल्यू ऑफ एन अननोन इंडक्टेंस बाय कंपेयरिंग इट विद ए वेरिएबल स्टैंडर्ड सेल्फ इंडक्टेंस। इस ब्रिज के अंदर हम लोग अननोन इंडक्टेंस के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एक सेल्फ इंडक्टेंस या एक सिंपल वेरिएबल इंडक्टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। अभी आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो आप बताएं कि मैक्सवेल इंडक्टेंस का ब्रिज, मैक्सवेल इंडक्टेंस में वेरिएबल इंडक्टेंस लगाते हैं। तो बात ऐसा है, जो मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज है, जो हमारे पास मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज है, उस मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज को तो बीच में जो दो गो इंडक्टेंस है, वहां हम लोग दो गो नहीं बोलते, सिंपल एक ही इंडक्टेंस कहते हैं। तो मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज की मदद से मैक्सवेल इंडक्टेंस में एक इंडक्टेंस हटा देते हैं और सिंपल नाम क्या रखते हैं, मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज। ज्योति भारती क्या दिखा रही है तुम? यहाँ सब दिख रहा है, सबका तुम लोग क्या कर रहे हो, कौन कौन क्या हैंड रेज कर रहे हो, कौन अपना कैमरा ऑन कर रहे हो, माइक ऑन कर रहे हो, सब हमको दिखता है, कोई छुपे नहीं हो मेरे से, ठीक है। चलिए अब सर यहाँ पर देखिए, ये इसका सर्किट डायग्राम है, इसका क्या है सर, सर्किट डायग्राम है यहाँ पर सर, यहाँ पर इसका ये सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम में आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट है, यहाँ पर ये वाला पार्ट, यहाँ पर आपका है L1 और ये है R1, ये है आपका L2, ये है आपका R2, ये आपका R3, ये आपका R4, ठीक है। R3 R4 में से दोनों ही वेरिएबल हो सकता है, कोई एक भी वेरिएबल हो सकता है, मतलब जैसा रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अनुसार से वेरिएबल लगाया जाता है। उससे हमको उतना दिमाग नहीं लगाना है, हम लोग को सिंपल सर्किट ध्यान में रखना है। इस सर्किट में किसी एक के जगह से आप R4 पे वेरिएबल लगा दीजिए या R3 पे वेरिएबल लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, ठीक है। अब यहां पर आप नोटिस कीजिएगा कि ये L1 जो है, ये जो L1 है ये अननोन इंडक्टेंस है। ये वाला पार्ट आपका Z1 हो गया, ये वाला पार्ट आपका Z2 हो गया, ये वाला पार्ट आपका Z3 हो गया, और ये वाला पार्ट आपका Z4 हो गया, ठीक है। Z1 में आप नोटिस कीजिएगा तो Z1 में आपका
R1 और L1 है। Z2 में आप नोटिस कीजिएगा तो Z2 में आपका R2 और L2 है। Z3 आपका सीधे R3 के बराबर है। Z3 आपका सीधे R3 के बराबर है और जो Z4 है आपका सीधे R4 के बराबर है। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर बराबर है ये। अब इसमें कैसे किसको बोलते हैं सर, तो L1 आपका अननोन इंडक्टेंस है, अननोन इंडक्टेंस विथ रेजिस्टेंस R1। देखिए यहां पर हम लोग लिखे हुए हैं, यहां पर देखिए अननोन इंडक्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस R1। L1 आपका अननोन इंडक्टेंस है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R1 है। L2 के बारे में क्या बोला सर, तो नॉन वेरिएबल इंडक्टेंस ऑफ फिक्स रेजिस्टेंस R2। हमारा जो L2 है ये आपका नॉन वेरिएबल एक इंडक्टेंस है। L2 हमारा क्या है, नॉन वेरिएबल इंडक्टेंस है और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R2। और जैसा कि आपको बता रहे हैं कि मैक्सवेल इंडक्टेंस इंडक्टेंस ब्रिज है और मैक्सवेल इंडक्टेंस इंडक्टेंस ब्रिज में हम लोग क्या जानते हैं कि अननोन इंडक्टेंस के वैल्यू को वेरी कराते हैं, एक नॉन इंडक्टेंस के वैल्यू को वेरी कराते हैं तब जाके वैल्यू मेजर करते हैं। यही आपका वेरिएबल इंडक्टेंस है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R2। और R3 R4 क्या है सर, तो R3 आपका R4 नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस है। ठीक है, चलिए आगे आइए, यहां पर आइए। अब यहां पर अगर Z1 Z3 Z4 तो आप आराम से निकाल दिए, Z1 निकालेंगे तो Z1 देखिए क्या आपको एज ए RL सर्किट के फॉर्म में दिख रहा है और Z2 भी क्या आपको एज ए RL सर्किट के फॉर्म में दिख रहा है। आप बोलेंगे हाँ सर Z1 और Z2 हम लोग को एज ए RL सर्किट के फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, RL सर्किट में हम लोग जब उसका इंपेडेंस निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा बताओ इस Z1 का वैल्यू क्या होगा, कोई कमेंट में बताओ Z1 का वैल्यू क्या होगा, कोई कमेंट में बताइए Z1 का वैल्यू क्या होगा। एनीबडी एनीबडी, कोई बच्चा कमेंट बताओ Z1 का वैल्यू क्या होगा, कोई बच्चा कमेंट बताओ Z1 का वैल्यू क्या होगा। अगर Z1 बता दिया Z2 तो सेम ही होने वाला है, R1 प्लस जे ओमेगा L1। वेरी गुड सौरभ, ठीक है, तो Z1 इज इक्वल टू R1 प्लस जे ओमेगा L1 और Z2 आपका सेम है तो R2 प्लस जे ओमेगा L2। ठीक, अब यहां पर आइए अगले वाले पेज में आइए, इसमें बस वही सब लिखा हुआ है कि इसको क्या वेरी कराएंगे उससे हम लोग को मतलब नहीं है, मेन हम लोग का इक्वेशन है। आप लोग क्या जानते हैं, आपका जो ब्रिज जब बैलेंस हो जाता है डिटेक्टर के अंदर जब करंट जीरो हो जाएगा तो उस केस में क्या होता है कि VAB बराबर VAD, यानी कहने का मतलब है कि ब्रिज जब बैलेंस होता है तो यहां से यहां तक का वोल्टेज बराबर यहां से यहां तक का वोल्टेज, यहां से यहां तक का वोल्टेज बराबर यहां से यहां तक का वोल्टेज, यानी V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर V4। कुछ इस तरीके से आप बीट स्टोन में ही पढ़े हुए हैं, यहाँ पर भी हम लोग कुछ वही यहाँ पर हम लोग लिखे हुए देखिए, यहाँ पर V1 बराबर V2 और V3 बराबर V4। ठीक है, अब अंडर बैलेंस कंडीशन हम लोग को ज्यादा करना नहीं है, सिंपल लिख देंगे अंडर बैलेंस कंडीशन। क्या लिख देंगे सर, अंडर बैलेंस कंडीशन हम लोग लिख देंगे कि Z1 Z4 बराबर Z2 इंटू Z3, क्योंकि हम लोग जानते हैं अंडर बैलेंस कंडीशन द प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट आर्म्स आर इक्वल। अब यहाँ पर मेन इक्वेशन है Z1 हम लोग ऊपर ही निकाल चुके थे, क्या निकाले थे Z1, तो R1 प्लस जे ओमेगा L1, Z2 क्या था R2 प्लस जे ओमेगा L2, Z3 क्या था R3 और Z4 क्या था R4। तो सारे के वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, उसके बाद इस चारों के वैल्यू को यहाँ पर Z2 Z सब में पुट कर देना है और पुट करके हम लोग को मेन क्या निकालना है, मेन हम लोग को L1 निकालना है। L1 के साथ में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 भी निकल जाएगा, लेकिन मेन फोकस हम लोग का किस पे है, L1 पे है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सारे वैल्यूज को पुट किए, आपका Z1 क्या था R1 प्लस जे ओमेगा L1 इंटू R4, उसके बाद Z4 क्या था, सिंपल R4 के बराबर था। Z4 आपका सिंपल R4 के बराबर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं Z4 सिंपल R4 के बराबर है। ठीक है, उसके बाद Z2 आपका R2 प्लस जे ओमेगा L2, तो Z2 आपका R2 प्लस जे ओमेगा L2 और Z3 आपका R3 है, तो सिंपल यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट किए। ठीक है, गुना कीजिए तो R1 इंटू R4 और जे ओमेगा L1 इंटू R4, R2 इंटू R3 प्लस जे ओमेगा L2 इंटू R3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, रियल और इमेजनरी पार्ट को अलग अलग कर लेना है, रियल को रियल के बराबर कर देंगे और इमेजनरी को इमेजनरी के बराबर कर देंगे। ठीक है, जिसके साथ जे लगा होता है वो इमेजनरी पार्ट होता है, क्या होता है सर, इमेजनरी पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रियल पार्ट को बराबर कीजिएगा तो रियल में आपका R1 R4 है, इसके साथ जे लग गया तो ये रियल पार्ट नहीं होगा। यहाँ पर आपको क्या है सर, रियल में R2 R3 है और यहाँ पर जैसे ही जे लग गया तो रियल पार्ट नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा R1 R4 बराबर R2 इंटू R3, तो यहाँ से
R1 इज इक्वल टू क्या निकल गया, R2 R3 बाई R4। हम लोग को R1 निकालने का पर्पस नहीं था, बट निकल भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले में आएंगे, अगला हम लोग इमेजिनरी पार्ट को बराबर करेंगे। इमेजिनरी पार्ट को बराबर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, j ओमेगा L1 R2 बराबर j ओमेगा L2 R3। तो j ओमेगा कट गया, L1 R4 बराबर L2 R3। तो L1 क्या निकला, L2 R3 बाई R4। यहाँ से ये आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड वैल्यू, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल L1 बाई L2 बराबर R3 बाई R4। अब यहाँ पे इसको निकालने का पर्पस ये था, यहाँ पर देखिए R1 बाई R2 बराबर क्या है, R3 बाई R4, यानी R3 बाई R4 बराबर है R1 बाई R2। ठीक है, और यहाँ पर R3 बाई R4 बराबर है L1 बाई L2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R1 बाई R2 बराबर R3 बाई R4 बराबर L1 बाई L2। ठीक है, अननोन वैल्यू क्या हो गया हमारा, L1 इज इक्वल टू L2 R3 बाई R4 और R1 इज इक्वल टू R2 R3 बाई R4। ठीक है, बस ये हमारा आंसर निकल गया। तो एग्जाम में आपको सीधे या तो मैक्सवेल ब्रिज पूछेगा या मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज पूछेगा। आपको सिंपल मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज के बारे में लिख देना है, लेकिन अगर आपको मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज के बारे में पूछता है, आप कैपेसिटेंस को लिखिएगा। ठीक है, एग्जाम में आपको इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल ही पूछता है। पीडीएफ के लास्ट में आपको न्यूमेरिकल भी दिए हुए थे, उम्मीद है आप उस न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस किए होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस किए होंगे तो अगर इस पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज है। एडवांटेज डिसएडवांटेज पे जाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटेंस वाले ब्रिज को भी देख लेते हैं। कैपेसिटेंस में आपको मेन चलते हैं फिगर पर लेकर। यहाँ पर आप फिगर में नोटिस कीजिए तो फिगर में इस साइड में भी सेम है, यहाँ भी वही है। उसके बाद यहाँ पर L2 हटा दिए, सिर्फ R2 है, और यहाँ पर क्या किए, एक वेरिएबल कैपेसिटेंस लगाए C4। फोर्थ वाले ब्रांच में एक वेरिएबल कैपेसिटेंस क्या लगाए, C4, और इस C4 को वेरी करेंगे, और C4 को वेरी करके हम लोग क्या करेंगे, अननोन इंडक्टेंस के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कोई यहाँ पे कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, बस सिंपल आपको सर्किट डायग्राम याद रखना है। सिंपल आप 2-3 बार सर्किट डायग्राम को प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए, इसमें आपको अगर Z1 Z2 Z3 Z4 निकालना है, तो कोई बच्चा बताओ यहाँ पर Z1 का वैल्यू क्या होगा, Z1 Z2 Z3 Z4। बच्चा लोग बताओ Z1 Z2 Z3 और Z4 का वैल्यूज क्या होगा। पहले Z1 का बताओ, चलिए फास्ट 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 फास्ट। R1 प्लस ओमेगा Z1 क्या L1 होगा, बोलना नहीं है, टाइप करना है। आज बोलने का मौका नहीं है, बोलने का मौका कल देंगे। हाँ, Z1 इज इक्वल टू R1 प्लस जे ओमेगा L1। उसके बाद Z2 क्या होगा बताइए, Z2 क्या होगा, Z2 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 सिंपल R2 के बराबर हो जाएगा, Z3 सिंपल R3 के बराबर हो जाएगा। अब कोई बच्चा बहादुर है तो बहादुर बच्चा बताओ Z4 का वैल्यू क्या होगा। बहादुर बच्चा बताइए Z4 का वैल्यू क्या होगा। बहादुर बच्चा बताइए Z4 का वैल्यू क्या होगा। बहादुर बच्चा बताइए Z4 का वैल्यू क्या होगा। कोई है बहादुर, कोई है बहादुर, कोई नहीं है बहादुर। Z4 बराबर R प्लस 1 बाई EC 1 बाई Z, R4 प्लस जे ओमेगा L4, R4 प्लस जे ओमेगा XC ओमेगा C। अरे ठीक है, तो दिख रहा है कि पैरेलल में हो जाएगा। वैल्यू क्या होगा, Z4 का वैल्यू क्या होगा, ओमेगा C। ओजसराज ओमेगा C, इसे काम चलेगा इसे में। R4 प्लस 1 बाई जे ओमेगा C4, R4 प्लस 1 बाई जे ओमेगा। आंसर देख के बोलिए। देखिए, Z4 को हम लोग को थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा तो अगर आपका नेटवर्क मजबूत है तो मेजरमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगा। मेजरमेंट में आपको नेटवर्क आता है तो मेजरमेंट आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर दिख रहा है कोई बच्चा सॉल्व नहीं कर पा रहा है। एक अर्चना सिर्फ सही आंसर बताई है। Z4 में आप नोटिस कीजिए R और C है, RC है, और कैसे जुड़ा हुआ है सर, तो RC आपका पैरेलल में जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है, RC आपका पैरेलल में जुड़ा हुआ है।
पैरेलल हमारा आरसी सर्किट है, तो यहाँ पर आर के लिए तो आर हो जाएगा और सी के लिए क्या हो जाएगा, एक्सी हो जाएगा। यानी आर पैरेलल क्या है, एक्सी है, और एक्सी बराबर क्या होता है, 1/j ओमेगा सी। क्या होता है सर, 1/j ओमेगा सी। तो पैरेलल कीजिएगा तो आपको बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है। इससे बेटर है कि इसको उल्टा कर लीजिए। तो आप जानते हैं कि हमारे पास जो इंपिडेंस होता है, इंपिडेंस को अगर रेसिप्रोकल करते हैं, यानी 1/z लेते हैं, 1/z करते हैं, तो 1/z करने के बाद हम लोग को जो वैल्यू मिलता है उसको एडमिटेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं, एडमिटेंस, ठीक है। तो y आपका एडमिटेंस हो गया। तो अगर यहां पर z पैरेलल में है तो आपको पैरेलल में सॉल्व करना थोड़ा सा टफ होगा, पैरेलल में सॉल्व करना थोड़ा सा टफ होगा। अब 1/z कर दिए, y निकल गया। यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर दे, z निकालते, 1/z4 निकालते तो क्या होता, 1/r4 होता, 1/r4 होता, 1/1/r4 होता, अब प्लस 1/j ओमेगा, 1/1/j ओमेगा सी होता, कुछ इस तरीके से आप लिखते हैं यहाँ पर। तो बड़ा थोड़ा टफ हो जाता था। हम लोग क्या किए, 1/z4 को रेसिप्रोकल कर दिए। रेसिप्रोकल आप करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1/z4 आपका y4 हो जाएगा, एंड y4 बराबर 1/r4 है, उल्टा कर दीजिएगा, उल्टा y1 और y2 ऐसे करके लिख सकते हैं आप। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व किए हैं, आगे थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। यहाँ पर आप यहाँ पर नोटिस कीजिए, इसको हम लोग सॉल्व करने का काम किए हैं। कहाँ गया, ये रहा। तो Z4 बराबर R4 पैरेलल C4 है, y इज इक्वल टू 1/z होता है, y4 निकालेंगे तो 1/r4, और ये उल्टा हो जाएगा तो 1/j4 ऊपर चला जाएगा। सॉल्व कीजिए आराम से, सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो गया, R4 आपका क्या हो गया, यहाँ पर एलसीएम आ गया, R4 का 1 और j ओमेगा C4 के साथ R4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतना बराबर आपको क्या निकल गया, y4 निकल गया। Z4 निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/y4 करेंगे, और y4 बराबर कितना है, 1/1 प्लस j ओमेगा C4 R4 बाई R4, तो R4 ऊपर चला जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, Z4 बराबर R4/1 प्लस j ओमेगा C4 R4। ठीक है, आई थिंक आपको ये बात क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं, यहाँ पर देखिए ये जो लिखे हुए हैं तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आया होगा। इसमें इस वाले कैलकुलेशन में किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। इस वाले कैलकुलेशन में किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। Z4 निकालने में anybody have doubt, then you can ask। कोई डाउट नहीं है? बच्चों, बाबू लोग, सोना लोग, चित्रंजन कुमार, टाइप करना है। भूल जाते हो, सर का माइक खराब है आज। ठीक है, खैर चलिए, अब सिंपल हम लोग को Z1 Z2 Z1 Z2 Z3 Z4 निकल गया था। इतना निकलने के बाद करना क्या है, इतना निकलने के बाद अब तो कुछ है नहीं, सिंपल यहाँ पर हम लोग को पुट कर देंगे। सिंपल यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे तो पुट करने के बाद देखिए क्या होगा। देखिए यहाँ पर अंडर बैलेंस कंडीशन पुट कर दिए, पुट करने के बाद सिंपल आप सॉल्व कर दीजिए, आराम से आपको L1 निकल जाएगा और यहाँ पर आपको R1 निकल जाएगा। ये आपका R1, ये आपका L1, बस हो गया सवाल। इतना इजी है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग क्वालिटी फैक्टर के बारे में। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, ऐसे हमारा जो क्वालिटी फैक्टर होता है उसका फॉर्मूला होता है j ओमेगा L1/R1। इसमें आपको क्वालिटी फैक्टर होगा कहीं ना कहीं, देखिए ये है आपका क्वालिटी फैक्टर। क्या होता है क्वालिटी फैक्टर, तो क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है 2π इंटू मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इनटू एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल। जैसे आप यहाँ पर नोटिस कीजिए कि हम लोग जब अननोन इंडक्टेंस निकाल रहे थे तो अननोन इंडक्टेंस तो था ही, लेकिन उसके साथ में एक रेसिस्टेंस भी था। तो ये आपका अननोन इंडक्टेंस और उसके साथ में क्या है, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है। अब यहाँ पर क्या निकालना है, क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या करता है, 2π इंटू मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड बाय एनी एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल। तो आप जानते हैं कि हमारा जो इंडक्टेंस होता है सर,
इंडक्टेंस बेसिकली एनर्जी को स्टोर करता है। इंडक्टेंस क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है, और जो रेसिस्टेंस होता है वो एनर्जी को डिसिपेट करता है। तो क्या बोला? क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड बाई एनर्जी डिसिपेटेड। ठीक है, उसमें अगर 2 पाई से मल्टीप्लाई, अगर एक फुल साइकिल से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या निकल जाता है? क्वालिटी फैक्टर निकल जाता है। क्वालिटी फैक्टर। अब मैक्सिमम एनर्जी स्टोर, तो अब एनर्जी स्टोर यहां पर मैक्सिमम हो रहा है, तो करंट भी क्या लेंगे आप? मैक्सिमम लेंगे। तो यहां पर देखिए आई एम करंट लिए, तो हाफ इंटू एल आई एम स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर फॉर्मूला होता है, हाफ एल आई एम स्क्वायर, और एनर्जी डिसिपेटेड होता है आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, यहां पर मैक्सिमम है तो यहां पर आई एम ले लेंगे। एक करंट आपको मैक्सिमम यहां पर दिया हुआ है, लेकिन यहां पर फॉर्मूला में तो मैक्सिमम होता नहीं है, तो यहां पर आई एम बाई रूट 2 कर देंगे। आरएमएस वैल्यू यूज करते हैं, आप आरएमएस मैक्सिमम करके भी कर सकते थे, आरएमएस करके भी कर सकते थे, लेकिन बाद में वहां पर आपको मैक्सिमम ही पुट करना पड़ता। ठीक है, तो आई एम बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, एनर्जी डिसिपेट हो गया। सॉल्व कीजिएगा तो आई एम स्क्वायर हो जाएगा, रूट 2 नीचे 2 हो जाएगा, आर, और जो टी है, टी बराबर टाइम बराबर होता है 1 बाई एफ, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी। तो क्या पुट कर दिए? 1 बाई एफ पुट कर दिए। तो फॉर्मूला क्या हो गया? आई एम स्क्वायर इंटू आर बाई 2 इंटू एफ पुट कर दीजिए। क्या है फॉर्मूला? 2 पाई इंटू हाफ एल आई एम स्क्वायर बाई आई एम स्क्वायर इंटू आर बाई 2 एफ। आई एम स्क्वायर कट गया। ठीक है, उसके बाद ये 2 भी आपका नीचे आ जाएगा, तो 2 और 2 भी कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप नोटिस कीजिए कि यहां पर क्या बच गया सर? पाई है, इसको सॉल्व कर ही देते हैं, क्वालिटी फैक्टर को सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा। 1 मिनट, अच्छे सॉल्व करते से आपको प्रॉब्लम ना हो। यहां पर देखिए आई एम और आई एम को काट देते हैं। ठीक है, ये 2 ऊपर और ये 2 नीचे काट देते हैं। ठीक है, दो चीज काट दिए, 2 2 ऊपर नीचे काट दिए। चितरंजन नहीं समझ आया? फिर से देखो चितरंजन कुमार, क्वालिटी फैक्टर में क्या होता है कि हमारे पास इंडक्टेंस जब निकालते हैं तो इंडक्टेंस के साथ एक इंटरनल रेसिस्टेंस भी होता है, और क्वालिटी फैक्टर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्वालिटी फैक्टर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड बाई एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल। ठीक है, तो मैक्सिमम एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है सर? तो हाफ एल आई स्क्वायर होता है। मैक्सिमम एनर्जी है तो आई एम यूज कर लेंगे, हाफ एल आई एम स्क्वायर रख लेंगे। उसके बाद एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल, क्या बोला यहां पर? एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल। तो हमारे पास डिसिपेटेड एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी। क्या होता है सर? आई स्क्वायर आर टी। अब वहां पर जो आई स्क्वायर आर टी में आई जो है वो आरएमएस वैल्यू है, लेकिन यहां पर मैक्सिमम यूज कर रहे हैं तो आरएमएस को पुट कर देंगे आई एम बाय रूट 2। तो यहां पर आई एम बाय रूट 2 का स्क्वायर इंटू आर डी सॉल्व किए तो आई एम स्क्वायर, तो आई एम स्क्वायर हो गया, रूट 2 का 2 हो गया, आर का आर हो गया, और जो टी है, टी हमारा टाइम पीरियड है, पर साइकिल के लिए तो टाइम पीरियड हो गया। उसको अगर आप जानते हैं कि टी इज इक्वल टू 1 बाई एफ होता है, 1 बाई एफ इज इक्वल टू टी, यानी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो टी इज इक्वल टू 1 बाई एफ पुट कर देंगे। सॉल्व कीजिएगा तो आपको आएगा आई एम स्क्वायर बाई आर, आई एम स्क्वायर इंटू आर बाई 2एफ। ठीक है, आगे देखिए, अब क्वालिटी फैक्टर में क्या है फॉर्मूला? 2 पाई इंटू मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड बाई एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल। तो 2 पाई इंटू मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड, तो हाफ एल आई एम स्क्वायर, हाफ एल आई एम स्क्वायर। उसके बाद एनर्जी डिसिपेटेड, तो फॉर्मूला क्या है? आई एम स्क्वायर इंटू आर बाई 2एफ, तो आई एम स्क्वायर इंटू आर बाई 2एफ। अब इसको सॉल्व करना है, यहां पर देखो ऊपर है आई एम, यहाँ पर ऊपर आई एम, नीचे आई एम स्क्वायर ऊपर, आई एम स्क्वायर नीचे कट गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी बाय में 2 है, नीचे में भी बाय में 2 है, तो 2 और 2 कट गया, तो क्या बचा सर? तो बचा 2 पाई इनटू आई एम, हाफ और आई एम स्क्वायर तो कट गया है, तो यहाँ से ओनली एल बचा है, बाई आर, अब बाई एफ। ठीक है, तो एफ देखिए बाई में है, तो क्या एफ ऊपर चला जाएगा? तो आप बोलेंगे हाँ सर एफ ऊपर चला जाएगा, तो 2 पाई एफ ऊपर चला जाएगा, तो 2 पाई इंटू एफ बाई इंटू एल बाई आर। अब बताओ 2 पाई एफ को क्या ओमेगा लिखते हैं? ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है, यहां पर क्या हो जाएगा? ओमेगा इंटू एल बाई आर। सवाल सॉल्व हो गया।
ओमेगा एल बाय क्वालिटी फैक्टर क्या हो गया ओमेगा एल बाई आर। ठीक है, अब मीडियम क्यू कॉइल का 1 से 10 के बीच में होता है, लो क्यू कॉइल का 1 से कम होता है और हाई क्यू कॉइल का 1 से ज्यादा होता है। वहीं आपका पैरेलल सर्किट है तो पैरेलल में सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सीरीज सर्किट रहेगा तो सीरीज में सॉल्व कर लेंगे, पैरेलल सर्किट रहेगा पैरेलल में सॉल्व कर लेंगे, इतना ही कहानी होता है इसका। तो ये हमारा हो गया क्वालिटी फैक्टर मैक्सवेल ब्रिज का, मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। अब बताइए कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं आप, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा दिक्कत तो नहीं है। नीरज चौरसिया टाइप कर लो बाबू। टाइप कर लीजिए बाबू। चलिए, किसी को कोई दिक्कत है आप पूछिए। आर्यन पांडे तो एकदम दिल बरसा रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर एक बार मूविंग कॉइल के बारे में बता दीजिए ना। अच्छा ठीक है, पीएमसी के बारे में पूछ रही है ना काजल, पीएमसी के बारे में ही पूछ रही है ना। काजल, काजल कुमारी। सर सीआरओ भी, हाँ बिल्कुल बताएंगे। अरे आज अभी कितना टाइम हुआ ही है, अभी तो देखो 5:30 ही बजा है, जब अभी लगभग हम लोग 7 बजे तक पूरा लाइव क्लास चलेगा। ठीक है, उसके बाद कल हम लोग 3-4 घंटे लाइव क्लास करेंगे, तो जो भी डाउट्स है सब डिस्कस कर लेंगे हम लोग। यूट्यूब के जगह गूगल मीट पर क्यों आए हैं? यहाँ पर हम लोग का ये अपना क्लास है, यहाँ पर हम लोग को कोई बाहरी एलिमेंट डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जो भी डिस्कस करना है, जो भी टॉपिक पढ़ना है सब हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होगा सब कुछ चलेगा यहाँ पर। ऑल्सो एनर्जी मीटर, ठीक है सब जो बोले तो आपको डाउट्स डिस्कस किया जाएगा। अभी हम लोग ब्रिज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक बार हम लोग ब्रिज को ओवरव्यू कर लेते हैं, क्योंकि ब्रिज में हम लोग ऑलमोस्ट मैक्सवेल इंडक्टेंस मैक्सवेल कैपेसिटेंस पढ़ लिए। अब 2 ब्रिज है, एंडरसन ब्रिज और हे ब्रिज। एक बार आपको दिखा देते हैं एंडरसन ब्रिज और हे ब्रिज। तो हम लोग यहाँ पर देखिए आते हैं यहाँ पर थोड़ा सा एंडरसन ब्रिज और हे ब्रिज में। ये देखिए आपका हे ब्रिज है, इसमें बस कुछ नहीं करना है आपको, बस यहाँ पर देखिए इसका सर्किट डायग्राम आप याद रखिए। सर्किट डायग्राम में क्या है सर, तो यहाँ पर अननोन इंडक्टेंस R1 L1, यहाँ R2, यहाँ पर R3। बस मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज में इस वाले पार्ट में ये दोनों कैसे था, तो आप बोलेंगे सर ये दोनों पैरेलल में था। ये दोनों कैसे था? पैरेलल में था। ठीक है, इस वाले पार्ट में कैसे है, तो RC4 और R4 सर सीरीज में है, तो C4 R4 आपका सीरीज में है, बस सीरीज में सॉल्व कर दीजिए, हो गया हे ब्रिज। बस ये सर्किट डायग्राम आपको याद रखना है, बस ये सर्किट डायग्राम आपको याद रखना है। अगर आप सर्किट डायग्राम याद रख लेते हैं तो हे ब्रिज को आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते। हो गया, बात खत्म है हे ब्रिज का। उसके बाद चलते हैं हम लोग एंडरसन ब्रिज में। एंडरसन ब्रिज में सर्किट डायग्राम थोड़ा सा अलग है। एंडरसन ब्रिज का सर्किट डायग्राम का है सर थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है, तो ये वाला पार्ट तो अननोन वाला पार्ट है, ये R2 है, ये R3 है, और जो चौथा ब्रांच है ये वाला ब्रांच, इसमें थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है सर, तो यहां पर आपको ये डेल्टा के फॉर्म में दिया है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, तो इस वाले फिगर को पहले याद रखना है। पहली बात, इस डायग्राम को आपको याद रखना है, जहन में रखना है। इस पूरे डायग्राम को आपको याद रखना है। इस पूरे डायग्राम को याद रखने के बाद आगे क्या करना है कि इसको, ये जो डेल्टा कनेक्शन में है, इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए स्टार कनेक्शन में। कौन से कनेक्शन में? स्टार कनेक्शन में। देखो यहाँ पे स्टार में कन्वर्ट कर देते हैं, ये हमारा स्टार में कन्वर्ट हो गया, ये हमारा स्टार में कन्वर्ट हो गया। और स्टार में कन्वर्ट होने के बाद हर जगह नाम दिया हुआ था, यहाँ ई है, यहाँ सी है, यहाँ डी है। ठीक है, तो और या इस पॉइंट को ओ दे देते हैं, बीच वाले पॉइंट को क्या दे देते हैं? ओ दे देते हैं। ठीक है, तो जेड ओ ई
ZOE डिटेक्टर के साथ में जुड़ गया, ZOE डिटेक्टर के साथ में जुड़ गया। यहाँ पर ZOD ये वाला बीच वाला पार्ट हो गया जो R2 के साथ जुड़ा, ZOD R2 के साथ जुड़ गया, और OC आपका तीसरा पार्ट हो गया। इसको अगर और मॉडिफाई किया जाए तो इसको आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे ठीक, ये आपका डिटेक्टर, और यहां पर आपका देखिए यहां पर ये आपका L1 R1 R2, उसके बाद R2 के साथ ZOD था, तो यहां पर हो गया ZOD, यहां पर ZOC, यहां पर ZOE, और ये आपका R3। तो इसमें तो करंट जीरो ही हो जाएगा, इसके अंदर तो करंट जीरो ही हो जाएगा, तो ZOE से कोई मतलब ही नहीं है। बस अंडर बैलेंस कंडीशन प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट आर्म्स आर इक्वल, तो इतना गुना इतना बराबर इतना गुना इतना, सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एंडरसन ब्रिज हो गया। एंड बस आप सर्किट डायग्राम अगर आप याद रख लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाला है। अगर आपको यहाँ पर कैपेसिटेंस के अंदर लेकर चले, देखिए ये हमारा कैपेसिटेंस आपको बताएं, शेयरिंग ब्रिज और डिसॉर्टिव ब्रिज के मदद से हम लोग कैपेसिटेंस के वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। शेयरिंग कैपेसिटेंस, डिसॉर्टिव ब्रिज कैपेसिटेंस और डिसिपेशन फैक्टर, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी के लिए वेन ब्रिज का यूज किया जाता है। अगर इसमें सर्किट डायग्राम को देखेंगे आप तो ये देखिए, ये हमारा शेयरिंग ब्रिज का सर्किट डायग्राम है। तो C1 के साथ R1, उसके बाद यहाँ पर C2, और यहाँ पर आपका है R3, और यहाँ पर C4 और R4 पैरेलल में है। सर्किट डायग्राम याद है, आराम से C1 का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर डिसऑर्टी को दिखाया जाए तो यहाँ पर आपको डिसऑर्टी पढ़ाए हुए हैं। ये आपका पूरा डिसऑर्टी है, आपका पूरा क्या है सर, डिसऑर्टी है। इस डिसऑर्टी का सर्किट डायग्राम याद रखिए, इस डिसऑर्टी के सर्किट डायग्राम को याद रखिए, आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या किए डिसऑर्टी में, इस C1 में, इस डिसऑर्टी में आपको बताए होंगे कि दो केस माने थे। एक केस में क्या किए थे कि C1 का जो इंटरनल रेसिस्टेंस है उसको कंसिडर नहीं किए थे, और एक केस में इंटरनल रेसिस्टेंस उसका जो लॉसेस है उसको हम लोग कंसिडर किए थे। तो दोनों केस में है, एग्जाम में आपको दोनों केस नहीं करना है, बस ये वाला, इस वाले केस को, या जो केस आपको याद है उसको बना के आ जाइए। ठीक है, और ऐसे भी डिसऑर्टिव ब्रिज आपके सिलेबस में नहीं है, इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में डिसऑर्टिव ब्रिज नहीं है, तो आपको डिसऑर्टिव ब्रिज पूछेगा बनिए तो आप डिसऑर्टिव ब्रिज पढ़िए ही मत। ठीक है, कल परसों एग्जाम है तो क्यों पढ़ना जो सिलेबस में नहीं है, आपको पढ़ा दिए हैं, आपको बाद में पढ़ने का मन होगा आप पढ़ सकते हैं, फिलहाल के लिए आपको डिसऑर्टिव ब्रिज पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये रहा हमारा पूरा सर क्या, तो चैप्टर 5। इसके बाद था कुछ न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल में देखिए आपको एग्जाम में कैसा न्यूमेरिकल पूछेगा, एक बार आपको दिखा देते हैं। तो ये है आपका न्यूमेरिकल। एग्जाम में क्या करेगा, ऊपर में लिख देगा, नीचे आपको सर्किट डायग्राम बना देगा, नीचे आपको सर्किट डायग्राम बना देगा। R1 L1 निकालना है, इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू दिया हुआ, ये भी दिया हुआ, ये भी दिया हुआ, तो Z1 Z2 Z3 Z4 निकाल लीजिए, और Z1 में आपको R1 L1 निकल जाए। बस अगर आपको कैलकुलेशन आता है, अगर आपको कैलकुलेशन आता है तो उस केस में आपको इक्वेशन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, उसके बाद अगला न्यूमेरिकल आपको दिखाते हैं। इस वाले न्यूमेरिकल में भी सब कुछ लिखा हुआ है। आपको फिगर बना के भी दे सकता है और फिगर वो आपको नहीं बना के भी दे सकता है, दोनों केस हो सकता है। ठीक है, फिगर आपको बना के भी दे सकता है और फिगर आपको वो नहीं बना के देगा, आप सवाल में कह देगा कि हाँ ये है ये है ये है ये है। ठीक है, और आपको क्या बोलेगा कि इसको सॉल्व इतना मेहनत नहीं करेगा, दिमाग लगाना है। ठीक, शुभम कुमार माइक ऑफ करो। चलिए, ये सब सवाल है, उम्मीद है सारे सवाल को आप देखे होंगे और सॉल्व करने का कोशिश किए होंगे। अब चलते हैं, सर ये पीडीएफ भेज दीजिए सर प्लीज। आर्यन पांडे ये पीडीएफ कब का ग्रुप में भेज दिए थे, दिसंबर में ही भेज दिए थे, अभी फरवरी चल रहा है, मतलब 1-1.5 महीने पहले ही पीडीएफ हम तुम्हारे ग्रुप में भेज दिए थे, दिसंबर में ही सिलेबस खत्म था। ठीक है, पूरा सब कुछ दिसंबर में पूरा सिलेबस खत्म था। ऑब्जेक्टिव का 6 वीडियो दे चुके हैं, 6 वीडियो मतलब 120 ऑब्जेक्टिव होता है। उस 120 ऑब्जेक्टिव को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं ना, तो आप ये मान के चलिए कि 15 से 18 ऑब्जेक्टिव को एग्जाम में बनाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप वहां पे नोटिस भी कर सकते हैं कि अगर शुरू का 5 ईयर का आप देख लिए हैं तो लास्ट के ईयर में आप शुरू का खाली 15, 17, 18, 19, 22 देखेगा तो आपको 23 में पता चलेगा कि सर 23 में तो 15 को ऐसे ही रिपीटेड बन गया है।
23 में 15-16 को तो रिपीटेड में बन जाता है, ठीक है। तो वहां पे आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप बस जितना आपको ऑब्जेक्टिव दिए हैं उतना पढ़ के जाइए, जितना आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं उतना पढ़ के जाइए, जितना आप सफिशिएंट है। और जो पूरा पढ़ रहे हैं पूरा नोट्स पढ़ के जाइए, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा, सब कुछ आपको नोट से ही मिलेगा, ठीक है। प्रीवियस में आप 2 एग्जाम दे चुके हैं, नेटवर्क और पावर जेसन का, तो आपको वहां पर दिख भी गया होगा, ठीक है। बहुत मैसेज आता है ग्रुप में, कंफ्यूज रहते हैं, तो आर्यन पांडे बाबू तुम हमको मैसेज करना पर्सनली, हम तुमको भेज देंगे, ठीक है। पर्सनली मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, तुमको मिल जाएगा नोट्स। चलिए अब किस टॉपिक को डिस्कस करें, कौन सा टॉपिक को डिस्कस करें, कौन सा टॉपिक डिस्कस किया जाए? पीएमसी, पीएमएमसी डिस्कस किया जाए। चैप्टर सेकंड, चैप्टर सेकंड तो दो क्लास लिए चैप्टर सेकंड का, तब भी तुम लोग को प्रॉब्लम है, बताओ। प्रीति कुमारी 44444, क्या 44444, क्या 44, पूरा लिखो उसको, क्या 4? एनर्जी मीटर, पीएमएमसी डिस्कस करें या एनर्जी मीटर डिस्कस करें? चलो बहुत सारा, पीएमसी तो हो चुका है, पीएमएमसी हो चुका है। पीएमसी का तो डिस्कस, यूनिट 2 का क्लास तो हम यहाँ पे आपको 2 दिन क्लास दिए हैं, ठीक है। अगर आप अच्छे से देखते तो आपको दिक्कत ही नहीं होता, तो देखते नहीं है अच्छे से और आपको प्रॉब्लम होता है। चलिए, चलो एक दूसरा बच्चा का डाउट था कि सर पीएमएमसी को एक बार बता दीजिए, तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 2 से 3 मिनट में पीएमएमसी को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, और फिर चलेंगे एनर्जी मीटर। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग पीएमएमसी के बारे में। जैसा कि आपको पता है पीएमसी भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप लोग का एग्जाम कल है या परसों है? परसों है ना, शायद कल नहीं है ना एग्जाम, कल तो संडे है, कल तो एग्जाम होगा भी नहीं, परसों है एग्जाम, परसों, ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं, हम लोग आज एनर्जी मीटर डिस्कस कर लेते हैं। और चैप्टर 1 तो पूरा, चैप्टर 1 में तो कोई डाउट ही नहीं है किसी को, चैप्टर 2 में पीएमसी में डाउट है तो वो पीएमसी अभी डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर 5 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड 5 डिस्कस हो चुका है, थर्ड ऑलरेडी हम लोग 2 क्लास लेकर डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और 5 कंप्लीट है, ठीक है। बचा है 4 6, तो 4 में अभी हम लोग एनर्जी मीटर डिस्कस कर लेंगे, और कल के लेक्चर में चैप्टर 6 में सीआरओ को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद सीआरओ, अभी हम लोग लगभग आधे घंटे और चलेगा ये, आधे घंटे में हम लोग पूरा एनर्जी मीटर को डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद अगला कल का स्ट्रेटजी आपको बता देते हैं, कल का स्ट्रेटजी हमारा ये होगा, क्लास स्टार्ट होगा तो सीधा हम लोग स्टार्ट करेंगे सीआरओ से, ठीक है। जीपी नवादा बहुत हार्ड सेंटर है सर जी, प्रिंसिपल बहुत खराब है, कितना खराब है, मतलब बिल्कुल, मतलब सुने कि तुम लोग एकदम टाइम से पहले बुला रहा है, आधा घंटा पहले आओ, क्वेश्चन वहां पे प्रिंट होगा तब जाके क्वेश्चन मिलेगा, कुछ ऐसा बात हुआ है तुम लोग में? बहुत टाइटली से बिहार बोर्ड में एग्जाम हो रहा है, वैसे ही तुम लोग का भी एग्जाम लिया जा रहा है, बहुत टाइट ले रहा है, आप क्या कर सकते हो, ठीक है, अब जैसा है वैसा करना ही पड़ेगा, इस रूल चेंज किया है सर। जीपी गोपालगंज में भी बहुत स्ट्रिक्ट है सर, अब एग्जाम में स्ट्रिक्ट लेगा तो धीरे धीरे सारे सेंटर पे स्ट्रिक्ट कर देगा, 2 बजे के पहले और 2:30 बजे क्वेश्चन मिलता है।
काजल कुमारी के कॉलेज में भी सेंटर बहुत हार्ड है, सौरभ के यहाँ भी बहुत हार्ड ले रहा है, सबका यहाँ हार्ड ले रहा है, ऐसा नहीं है। सारे कॉलेज में, ऑलमोस्ट सारे कॉलेज में एग्जाम बहुत हार्ड लिया जा रहा है, बहुत टफ एग्जाम लिया जा रहा है, ठीक है। हाँ, तो जो थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स है, थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में पिछले दिन इससे जस्ट जिसमें तुम लोग का नेटवर्क का एग्जाम था, उन लोग का उस दिन ईडीसी का एग्जाम था, सीसीटीवी कैमरा तो लगा दिया है, ठीक है। हाँ, तो बहुत सा सिस्टम ऐसा है, हम तुमको अपना बीटेक का बताए तो हम जो बीटेक किए थे वो किए थे वेस्ट बंगाल से, ठीक है, और वेस्ट बंगाल में बीटेक हम किए थे कोलकाता से। तो हम लोग के कॉलेज में क्या सिस्टम था कि कॉलेज में हर रूम में सीसीटीवी लगा होता था, ठीक है, हर रूम में सीसीटीवी, और वो सीसीटीवी को मॉनिटर सिर्फ कॉलेज नहीं करता था, सीसीटीवी को मॉनिटर यूनिवर्सिटी भी कर रहा है। मतलब मान लो कि कोई बच्चा चीट कर रहा है, ठीक है, और कॉलेज का टीचर क्या है कि थोड़ा बहुत छूट दे भी देता है, अपना कॉलेज है तो चलो थोड़ा सा दे दिए, छूट दे दिए, लेकिन उस थोड़े से छूट में अगर यूनिवर्सिटी जो चेक कर रहा है वो भी मॉनिटर कर रहा है, अगर वो पकड़ लिया सीसीटीवी में, तो फिर कॉलेज को आएगा फोन, कॉलेज के उस रूम का जो इन्विजिलेटर है उसको फोन जाएगा डायरेक्ट, उसका नंबर होता है यूनिवर्सिटी के पास में, डायरेक्ट कॉल जाएगा उसको और बोलेगा कि इतने सीट नंबर पर जो बच्चा बैठा हुआ है उसका कॉपी लीजिए और उसको बाहर कीजिए सीधे, और उसमें कोई मतलब माफी का कोई गुंजाइश ही नहीं होता था, इतना स्ट्रिक्ट, इतना टफ लेता था, ठीक है। और तुम लोग में भी अब वैसे ही करने लगा है। हाँ, यूनिवर्सिटी अब डायरेक्ट दिख रहा है, बोर्ड अब डायरेक्ट दिख रहा है, ठीक है, करेगा। अब सब चीज में ऐसे हो रहा है तो धीरे धीरे करेगा, ठीक है। जब तक नहीं करेगा तब तक कैसे, तुम ही सोचो ना, अगर तुम्हारा एग्जाम टाइट लगेगा तब तुम्हारे डिग्री का लेवल बढ़ जाएगा। जैसे हम लोग का बिहार बोर्ड अभी के टाइम में और पहले के टाइम में तुम सुना होगा कि आज से तुम अगर 10 साल पहले जाओ तो 10 साल पहले अगर बिहार बोर्ड में कोई अगर 80% नंबर लाता था, बिहार बोर्ड में कोई अगर तुमको 80% नंबर लाता था तो कहा जाता था कि बच्चा बहुत ब्रिलियंट बच्चा है, ठीक है, तब जाके 80% नंबर लाया है। डिग्री का वैल्यू होता, मतलब उस नंबर को वैल्यू दिया जाता था। अगर किसी सीबीएसई में अगर किसी को 95% है और बिहार बोर्ड में अगर किसी को 80% है तो 80% वाला बच्चा ज्यादा अच्छा है। लेकिन अभी के टाइम में क्या है कि बिहार बोर्ड अपने 10th का लेवल इतना गिरा लिया है कि 90% लाने के बाद भी बच्चे में वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है, ठीक है। अब वही है कि एग्जाम टफ लेगा, सिस्टम टफ करेगा, सीसीटीवी कैमरा लगाएगा, तो फिर जो भी बच्चा आएगा तो प्योर एग्जाम देकर आएगा, मतलब जो भी तुम नंबर लाओगे तो प्योर एकदम नंबर लेकर आओगे, तो उस केस में तुम्हारे डिग्री को वैल्यू भी मिलेगा, ठीक है। तो होता है फर्स्ट ईयर में पेपर लीक होने कारण ऐसा हुआ, तो पेपर लीक होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक पेपर लीक कोई पहली बार नहीं हुआ है, पेपर जो है बहुत बार एग्जाम सेंटर से बाहर निकला है, ये पहली बार नहीं है, हर साल होता है, लेकिन अब कुछ टाइट ही ले रहा है। केसीओ लेकर जाने भी नहीं देता, केसीओ लेकर कैलकुलेटर तो लेकर जाने देता है, कैलकुलेटर में प्रॉब्लम करता है। अब तुम लोग को कैलकुलेटर में भी प्रॉब्लम करता है, नहीं कैलकुलेटर में दिक्कत नहीं है, जब तक आप कैलकुलेटर लेकर नहीं जाएंगे, अब एग्जाम में इंजीनियरिंग सेक्टर के एग्जाम में अगर आप कैलकुलेटर लेकर नहीं जाएंगे तो एग्जाम में न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर जाने देता है तो फिर अब किसी किसी का होगा वैसा कोई, ठीक है, हर कॉलेज में नहीं होगा, हो सकता है किसी किसी कॉलेज में ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो नहीं जाने देता हो, लेकिन कैलकुलेटर में प्रॉब्लम नहीं होता है, कैलकुलेटर लेकर जाने देता है, ठीक। खैर, बहुत बात हो गया, हम लोग अब थोड़ा सा आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, स्टडी कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे तो बात कर रहे थे हम लोग, किसका बात कर रहे थे सर, हम लोग बात कर रहे थे पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का बात कर रहे थे, ठीक है। तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में क्या डिस्कस कर रहे थे सर, तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में आपको बताए कि नाम में ही लिखा हुआ है पीएमएमसी, तो पीएमएमसी का फुल फॉर्म होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। पीएमएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। इसके अंदर ही परमानेंट मैग्नेट लिखा है, इसका मतलब इसके अंदर एक परमानेंट मैग्नेट होगा और एक वो मूविंग कॉइल होगा, एक परमानेंट मैग्नेट और एक होगा मूविंग कॉइल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्थ एंड साउथ, ये आपका परमानेंट मैग्नेट है, ये आपका परमानेंट मैग्नेट है, और बीच में हम लोग लगाए हैं एक आयरन कोर लगाए हैं, क्या लगाए हैं, एक आयरन कोर लगाए हैं, ठीक है। और आयरन कोर के ऊपर क्या किए हैं, एक एल्युमिनियम फॉर्मर लगाते हैं, यहाँ जो देखिए यहाँ ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं,
रेड कलर से आयरन कोर दिखाए, ग्रीन कलर से फॉर्मर दिखा रहे हैं, और यहाँ पर येलो कलर से हम लोग इसके ऊपर क्या कर देते हैं, कॉइलिंग कर देते हैं। येलो कलर से हम लोग इसके ऊपर क्या कर दिए, कॉइलिंग कर दिए। जैसे मान लो कि ये पेन है, ठीक है, तो पेन हमारा आयरन कोर है। पेन क्या है सर, आयरन कोर है। ओके, पेन का ढक्कन कहाँ गया, ढक्कन कहीं गिर गया होगा, देख लेंगे बाद में। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए पेन हमारा ये आयरन कोर है, इसके ऊपर मान लीजिए जो ढक्कन है, उस ढक्कन एक टाइप का फॉर्मर हो जाएगा जो चारों साइड लगा होगा, के चारों साइड फॉर्मर लगा होगा, और उस फॉर्मर के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, वायर से कॉइलिंग कर देंगे। वायर की मदद से क्या कर देंगे, कॉइलिंग कर देंगे, वायर की मदद से लपेट देंगे तो कॉइल बन जाएगा। और कॉइल बनने के बाद जो दो कनेक्टिंग पॉइंट निकलेगा, तो एक पॉइंट लेकर जाएंगे ऊपर और एक पॉइंट लेकर आएंगे नीचे, और यहाँ पर स्प्रिंग से होते हुए बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर स्प्रिंग से होते हुए क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, और ऐसी दोनों पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई देने का काम करेंगे हम लोग। ठीक है, सप्लाई चला गया। यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है, यहाँ पर ऊपर नीचे ज्वेल बेयरिंग है, ठीक है, फ्रिक्शन को कम करने के लिए ज्वेल बेयरिंग लगाते हैं। स्प्रिंग है, कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए स्प्रिंग लगाते हैं। ये आपका स्पिंडल है, जो उसी स्पिंडल पर स्प्रिंग और पॉइंटर लगा होता है, पॉइंटर के साथ में क्या लगा हुआ है, कैलिब्रेटेड स्केल लगा हुआ है। एल्यूमिनियम के ऊपर कॉपर बाइंडिंग, हाँ, एल्यूमिनियम के ऊपर जो कॉइलिंग करेंगे वो कॉपर के वायर से करेंगे। किसके वायर से करेंगे, कॉपर के वायर से करेंगे। ठीक है, काम कैसे करेगा सर, इसमें आप इलेक्ट्रिकल सप्लाई दीजिए। इसमें आप जैसे ही इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे, तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई देने के बाद क्या होगा सर, कि इस वाले कॉइल में करंट फ्लो करेगा। सुनते जाओ, जैसे ही आप इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे तो यहाँ पर जो कॉइल है उसमें करंट फ्लो करेगा, और कॉइल हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया। यहाँ पे कॉइल क्या हो गया, करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया। अब परमानेंट मैग्नेट पहले से यहाँ पर रखा हुआ है, तो परमानेंट मैग्नेट पहले से रखे होने की वजह से नॉर्थ से साउथ हमारा मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। नॉर्थ से साउथ क्या जाएगा सर, मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। और नॉर्थ से साउथ जब मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, तो यहाँ पर आप देखिए लगेगा मोटर प्रिंसिपल। क्या लगेगा, मोटर प्रिंसिपल। मोटर प्रिंसिपल में आप क्या जानते हैं कि व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, देन इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी करंट कैरिंग कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर एक फोर्स लगेगा। और मान लीजिए करंट कैरिंग कॉइल था, फोर्स लगा तो कॉइल क्या हो गया, आगे बढ़ना चाहेगा, कॉइल मूव करना चाहेगा। कॉइल मूव कर रहा है किसके ऊपर, आयरन कोर के ऊपर। ठीक है, कॉइल मूव कर गया, कॉइल के साथ में हमारा स्पिंडल है, स्पिंडल मूव कर गया, स्पिंडल के साथ में पॉइंटर है, पॉइंटर मूव कर गया, और यहाँ से आपको क्या मिल गया, डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये हमारा पीएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है। इसमें हम लोग इस चीज को ऑलरेडी हम लोग 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं सर। करंट कैरिंग कंडक्टर, हाँ, जो हमारा मोटर प्रिंसिपल होता है वही मोटर प्रिंसिपल लिखे हो तुम ओजस राज। इसमें अब बोलोगे सर बीच में आयरन कोर क्यों लगाते हैं, तो बीच में आयरन कोर लगाने का पर्पस होता है कि एक तो हमारा एयर गैप कम से कम हो और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाए। क्या बनाया जाए, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब आप बोलेंगे सर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कहने का मतलब है कि आप जानते होंगे फोर्स का फॉर्मूला होता है BIL sin थीटा। फॉर्मूला क्या होता है, BIL sin थीटा। और अगर थीटा 90 डिग्री होता है तो फोर्स मैक्सिमम लगता है। अगर आपका फील्ड रेडियल होगा ना, तो थीटा आपका 90 होगा। तो एंगल 90 करने के लिए क्या करते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए वहां पर आयरन कोर का यूज किया जाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया PMMC इंस्ट्रूमेंट। चलिए अब एक बार देख लेते हैं एनर्जी मीटर चैप्टर 4 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में क्या है। ये देखिए आपका चैप्टर 4। तो सबसे पहले सिंगल फेज एनर्जी मीटर के बारे में, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, सिंगल फेज एनर्जी मीटर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिंगल फेज एनर्जी मीटर को कितना टाइम, कितना हो रहा है, टाइम हो रहा है 6। ठीक है, देखो आज हम लोग 2 घंटे ही रखेंगे सिंगल फेज एनर्जी मीटर और CRO। सिंगल फेज एनर्जी मीटर CRO कल के क्लास में 2-3 घंटे डिस्कस करके हम लोग सिंगल फेज एनर्जी मीटर और CRO को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक और क्लास है। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। ये बच चुका है ऑलमोस्ट, 2 घंटा क्लास ऑलरेडी हो चुका है। तो CRO कल के लेक्चर में CRO और एनर्जी मीटर, एक लेक्चर लगभग 1 घंटा CRO को चाहिए, आधा घंटा एनर्जी मीटर को चाहिए, 1 घंटा कंप्लीट कल आपका डाउट लिया जाएगा। कंप्लीट कल आपका डाउट लिया जाएगा। उस डाउट में आप जो भी टॉपिक पूछना चाहे उस टॉपिक को आप मेरे से पूछ सकते। ओके,
सर कल का टाइमिंग क्या रखा जाए बताओ, शाम में रखें या दिन में रखें या सुबह में रखें? शुभम कुमार, आप डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्वेश्चन बता चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। कल जब डाउट लेंगे जब तुम्हारा, तो उसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पूछना, उसमें बता देंगे, ठीक है। एक बार देखना, नहीं समझ में आएगा तो कल के डाउट में पूछ लेना, बता देंगे। सुबह वो भी निकालना है, सुबह में सर, ठीक है। देखते हैं, आपको टाइम मैसेज कर दिया जाएगा आपके ग्रुप में, ठीक है। हम अपने टाइम के अनुसार से भी और आपके टाइम के अनुसार से भी, हम दोनों को, जिसमें इससे भी कल संडे है तो आप भी फ्री हैं और कल हम भी फ्री हैं, तो टाइम आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, टाइम आपको बता दिया जाएगा, जैसा वो होगा आपको मैसेज कर दिया जाएगा आपके ग्रुप में। उस अनुसार आपको मैसेज जो है किया जाएगा, तो आपको 2-3 घंटा पहले ही किया जाएगा, ऐसा नहीं कि एट ए टाइम मैसेज किया जाएगा, आपको पहले ही बता दिया जाएगा जिससे आप प्रिपेयर हो सके। ओके, थैंक यू। सर तो